बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का हमारा नॉवेल है रखेंगे तुमको दिल में छुपा कर, और ये लिखा है सुहैर खान साहिबा ने। तो हम शुरू करते हैं। मेरे कहने से तो दिल उन पर मेरा आया न था, आईने को मैंने खुद पत्थर से टकराया न था। जल्दी का काम शैतान का होता है, ये बात सहर अपिया न जाने कितनी बार समझा चुकी थी, लेकिन अगर वो समझ जाती तो जुमर औसाफ ना कहलाती। अगले दिन होने वाले इंटरव्यू की देर तक तैयारी करते करते उसने वॉल क्लॉक पर नजर डाली थी और उछल पड़ी थी। रात के 8:30 बज रहे थे, जबकि उसकी दोस्त फहमीना की ताकीद के मुताबिक 7 बजे तक उसे हर हाल में होटल ताज पहुंच जाना था। उठने में उसने बड़ी तेजी का मुजाहरा किया था, फिर उसकी तैयारी बड़ी आनन फानन हुई थी। ये और बात थी कि इस जल्दबाजी में एक परफ्यूम की बोतल टूटी थी। दाखिली दरवाजे के नजदीक रखा फ्लावर पॉट दूर तक लुढ़कता चला गया था, और फिर लिफ्ट में नीचे की सिम जाते हुए कैमरा संभालने की कोशिश में मोबाइल हाथ से छूटकर कदम बोस हुआ था। उसकी कारकर्दगी चेक करने का भी वक्त ना था। फिर होटल तक का आधा घंटे का रास्ता बड़ी रश और खतरनाक ड्राइविंग की नजर हुआ था। गाड़ी मुबशिर भाई की थी। शुक्र था कि अब मजीद कोई मसला पेश नहीं आया था और वो सही सलामत होटल ताज रेसिडेंस के दाखिली दरवाजे पर पहुंच गई थी। एक अरसे से फहमीना से वादा था कि वो उसके भाई की शादी में शिरकत करके कुछ यादगार फोटोग्राफ दूल्हा दुल्हन के जरूर उतार लेगी। उसकी शानदार फोटोग्राफी की पूरी कोचीन यूनिवर्सिटी में धूम मची थी। शहर में हुए कई फोटोग्राफी के मुकाबलों में हिस्सा लेकर वो इनाम भी जीत चुकी थी। अब हालांकि यूनिवर्सिटी के दिन तमाम हुए थे, केमिकल इंजीनियरिंग खत्म किए, उसका नतीजा भी हासिल किए महीने भर होने को आया था, मगर अब भी उसकी कुछ लोगों से दोस्ती बरकरार थी, जिसमें सरे फहरिस्त फहमीना थी। इन दिनों जबकि वो मुख्तलिफ केमिकल इंडस्ट्रीज में इंटरव्यू के सख्त शेड्यूल में मसरूफ थी, फिर भी फहमीना से किए वादे का उसे पास था। अंदर शादी का हंगामा अरूज पर था। म्यूजिक की धीमी धीमी आवाज, बावर्दी वेटर इधर से उधर सर्व करते घूम रहे थे। सजावट के लिए फूलों का बेदरिल इस्तेमाल किया गया था। स्टेज और हॉल की दीवारें गुलाब, यास्मीन और चयमंती पीले रंग के खास फूल के फूलों से ढकी हुई थी। उसने झट कैमरा ऑन कर दिया। फहमीना का सामना करने से पहले वो कुछ जानदार फोटोग्राफ दूल्हा दुल्हन के बना लेना चाहती थी, ताकि कुछ तो देर से आने का तदारुक हो सके। फिर कैमरे की आंख से जैसे ही उसकी नजर स्टेज पर बैठे दूल्हा दुल्हन पर पड़ी थी, नजरें लम्हे भर के लिए साकित हो गई थी। बिलाशुबह ये एक बहुत हसीन और वजीह चेहरा था। इतनी शहाबी रंगत केरल के इस शहर में नापैद थी। ऐसा खड़ा खड़ा पुरगुरूर नक्शा और इतनी रोशन और जानदार आंखें। ये फहमीना का भाई है, उसने कई तस्वीरें लेने के बाद कदरे इस्तेजाब में डूब कर सोचा। सांवली सी दुबली पतली सी फहमीना और इस शख्स में कहीं कोई मुशाबिहत नहीं थी। फिर उसने कैमरे को दुल्हन पर फोकस करना चाहा था, मगर दुल्हन की सूरत देखने में नाकाम रही थी। खासा लंबा घूंघट डाल रखा था उसने। उसे हैरत हुई, क्योंकि मलयालम लड़कियां दुल्हन बनने के बाद सर पर कुछ भी ओढ़ने के कायल नहीं होती। दुल्हन का लिबास भी शुमाली हिंदुस्तान की लड़कियों की तरह शरारा सूट पर मुश्तमिल था। तो क्या वो केरला की नहीं थी? आखिर फहमीना कहाँ है? कैमरे को आंखों से दूर करते हुए उसने नजदीक खड़ी एक खातून से पूछा। कौन फहमीना? दूल्हा की बहन। बल्कि मुझे दूल्हा की चारों बहनों में से कोई भी नजर नहीं आ रही। दूल्हा की सिर्फ एक बहन है, और वो सामने मौजूद तो है। खातून ने दूर खड़ी एक खूबसूरत सी लड़की की तरफ इशारा किया था। क्या? वो खासी सटपटाई थी। फौरन ही अपनी जल्दबाजी में फिर किसी और फाश गलती का एहसास हुआ था। क्या ये फ़हीम अजीज की शादी की पार्टी नहीं है? उसकी पेशानी अर्करेज होने लगी। नहीं, खातून ने बगौर उसका जायजा लिया। तुम गलत महफिल में आ गई हो। वो शायद इसी होटल के फोर्थ फ्लोर पर मुनक्किद हो रही है। एक बार फिर उसने बाहर की सिमत दौड़ लगा दी थी। अपनी हिमाकतों पर खुद को 100 बार कोसती वो ऊपरी फ्लोर पर जाने वाले दरवाजे के नजदीक जैसे ही पहुंची, यूं ही सरसरी सी नजर एक बार फिर दूल्हा पर पड़ी थी। वो मुस्कुराता हुआ नीचे झुककर दुल्हन से मुखातिब था। कितनी खुशनसीब है दुल्हन, इतना शानदार सा दूल्हा, किस कदर खुश होगी वो। शीशे की लिफ्ट में बैठकर ऊपरी फ्लोर की तरफ जाते हुए भी वो यही सोचती रही। ऊपर मुख्तसर सी गैदरिंग थी, वो रंगो नूर और जबरदस्त अंदाज नहीं थे जो वो नीचे छोड़ आई थी। फहमीना फौरन ही शिकवा शिकायत करती उसे मिल गई, और जुमर ने उसका मुंह बंद करने के लिए जल्दी जल्दी चंद माजरती अल्फाज कहने के बाद कैमरा निकाल लिया। आम से अंदाज में सजाए स्टेज पर बैठे दूल्हा दुल्हन भी कुछ खास शख्सियत के मालिक न थे। नहीफो नजार और छोटे से कद के दूल्हा के अक्स को कैमरे की आंख में कैद करते हुए जुमर के दिमाग की स्क्रीन पर नीचे मौजूद जबरदस्त सी पर्सनैलिटी वाला दूल्हा लहराता रहा। यूं तो माहौल में सूरज उभर आया है, मगर लोग जहनों में अभी भी रात लिए फिरते हैं। इंटरव्यू बड़ा होपलेस था। वो खासी नाउम्मीद और दिल गिरफ्ता सी बाहर निकली थी। ताबड़तोड़ सवालात के दरमियान न जाने क्या क्या पूछ डाला था। कितने ही दिनों से ये इंटरव्यू का सिलसिला चल रहा था, मगर किसी भी केमिकल इंडस्ट्रीज में बात बन के नहीं दे रही थी।
इस वक्त वापस घर जाने को दिल ना चाहा। सहर अपिया कॉलेज में थी और मुबश्शिर भाई अपने बैंक की ड्यूटी पर। गाड़ी का स्टीयरिंग हाथ में था। जिस दिन भी उसका इंटरव्यू होता था, मुबश्शिर भाई उसकी सहूलत का ख्याल करके कार छोड़ जाया करते थे। सोचा कि फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रेवन केयर के इंडस्ट्री फेस्टिवल में चला जाए। यहाँ इस कंपनी की कोचीन ब्रांच में जॉब हासिल करना उसके बेशुमार ख्वाबों में से एक था। ये हिंदुस्तान की बहुत बड़ी केमिकल इंडस्ट्री थी, जिसकी कई बड़े शहरों में ब्रांच थी। इसकी वापसगी और दिलचस्पी को महसूस करके मुबश्शिर भाई ने न जाने कहाँ से ये कार्ड उसके लिए हासिल किया था। आज इस इंडस्ट्री फेस्टिवल का आखिरी दिन था। उसने कार को उसी सिमत मोड़ लिया। बड़े से रकबा पर फैली इस इंडस्ट्री के दाखिली गेट को खूब सजाया गया था। बेपनाह हुजूम में कतार के साथ कार्ड दिखाकर वो भी अंदर दाखिल हो गई। चारों तरफ बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज बनी हुई थीं, जिनकी अलहदा अलहदा चिमनियां थीं। दरमियानी बड़े से ग्राउंड में शेड डालकर पवेलियन बना दिए गए थे। लोगों का हुजूम इन पवेलियन पर उमड़ आया था। कंपनी के ही लोग एक जैसी यूनिफॉर्म पहने बीच लगाए उन्हें कुछ अमली काम करके दिखा भी रहे थे और समझा भी रहे थे। हिंदुस्तान की इस इंडस्ट्री का मकसद खाद और मुख्तलिफ केमिकल बनाना था। बाद में मुख्तलिफ दवाइयों की कंपनियां इनसे ये केमिकल खरीद लेती थी और ज़राअती कंपनियां ये खाद। इस फेस्टिवल का मकसद ही उन लोगों को ये मुतमईन कराना होता था कि वो अपना माल कितना 100% अच्छा और मिलावट से पाक बनाते हैं। वो दिलचस्पी से काफी देर इन पवेलियन के दरमियान गोल दायरे में घूमते घूमते दाखिली दरवाजे के नजदीक बने पवेलियन तक पहुंची थी। ये लोग लेबोरेटरीज में इस्तेमाल किए जाने वाले बेहतरीन आलात की नुमाइश कर रहे थे। पूछने पर बड़ी वजाहत से इन आलात की कारकर्दगी के मुतालिक समझाते भी थे। बराबर में 2-3 खाने पीने के स्टॉल भी लगा दिए गए थे। स्नैक्स, चाय, नारियल का पानी और पूरम पोरी, पक्के केलों के चिप्स जो चावल के आटे में लगाकर नारियल के तेल में तली जाती है। उसने एक नजर उस तरफ डालते हुए अपनी तवज्जो आलात की जानिब मरकूज की ही थी कि उन्हीं स्टॉलों से चीखने चिल्लाने की आवाजें उभरने लगी। दूसरे लोगों की तरह उसका इर्तिकाज भी टूटा था। कोई लंबा चौड़ा गाहक था जो पूरम पूरी बेचने वाले कमजोर से लड़के पर पूरी कुव्वत से बरस रहा था। न जाने क्या खता कर दी थी उसने। बेचारा मुसलसल घिघियाए जा रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने थोड़ी देर कुव्वते बर्दाश्त को आजमाया, मगर जब उस शख्स की जबान दराजी हाथापाई पर उतरती नजर आई, तो वो बेसाख्ता स्टॉल के सामने जमा हुए हुजूम को चीरती उन दोनों के नजदीक जा पहुंची थी। ये क्या हो रहा है? वो बड़े सख्त लहजे में नकुवत से कुछ यूं पूछ रही थी जैसे इस पूरी इंडस्ट्री फेस्टिवल की नज्मो जब्त की इंचार्ज वही हो। इस पूरम पूरी में न जाने क्या मिला था, मेरा दांत टूटने से बच गया। इस कंपनी का जनरल मैनेजर मेरा दोस्त है। इस स्टॉल को ही निकलवा कर बाहर फिकवा दूंगा। लंबा चौड़ा आदमी बदस्तूर गुस्से में लाल पीला हो रहा था। वो सिर्फ नारियल का छिलका था मैडम, मलयालम में कहता वो कमजोर लड़का अब रोने लग गया था। गलती हो गई, माफ कर दीजिए, अब एहतियात करूंगा। हरगिज नहीं, तुम्हें तो मैं जीएम के पास लेकर ही जाऊंगा। लंबे चौड़े शख्स की अकड़ में मजीद इजाफा हुआ था। वो तो शुक्र करो कि मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने की बात नहीं कर रहा। एक मिनट रुको, मैं डीजीएम डिप्टी जनरल मैनेजर को तो कॉल ही कर लेता हूँ। वो तेजी से मोबाइल निकालने लगा। इस कंपनी की एक डीजीएम तो मैं ही हूँ, वो निहायत रोबदार अंदाज में इंग्लिश में कह रही थी। आपका तमीज़ो तहजीब से वास्ता पड़ा है या नहीं? इस फेस्टिवल के डिसिप्लिन को बर्बाद करने के जुर्म में मैं आपको अंदर करा दूंगी। गलती सिर्फ इस लड़के की ही नहीं है, आपकी भी है। आपको इसकी शिकायत कंप्लेन ऑफिस में जाकर करनी थी। यहाँ इस किस्म का हुजूम आखिर आपने क्यों जमा कर रखा है? माफी तो ये आपसे मांग ही चुका है। अब पहले वाली पूरमपुरी की जगह नया पैकेट बना कर दो। वो हुक्मिया अंदाज में स्टॉल के लड़के को हिदायतें देती इन सिक्योरिटी गार्ड्स को देखने लगी जो इसी तरफ आ रहे थे। फिर हुजूम बड़ी तेजी से तीतर बितर हुआ था। लंबा चौड़ा आदमी भी उसे कीनातोज नजरों से घूरता न जाने कहाँ गायब हो गया था। फिर इधर वो भी अगले पवेलियन की तरफ बढ़ गई थी। तभी 2 सिक्योरिटी गार्ड्स उसके नजदीक आ पहुंचे थे। आपको फैक्ट्री के ऑफिस में कॉल किया गया है। क्यों? वो अपने शोल्डर कट कर्ली बालों को झटकती हुई बोली, ये हम नहीं जानते, मगर डिप्टी जनरल मैनेजर साहब का हुक्म है कि अगर आप आने से इनकार कर दें तो आपको यहाँ से बाहर ना निकलने दिया जाए। कोई जबरदस्ती है? वो खफा नजर आई, मगर जब दोनों को बदस्तूर अलर्ट खड़े देखा तो शाने झटकती लापरवाह अंदाज में चल रही थी। चलो देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। लंबे चौड़े ग्राउंड को पार करती वो उन दोनों के साथ पीछे की तरफ मौजूद बेशुमार लेबोरेटरीज और ऑफिस की तरफ आई थी। गार्ड्स ने उसमें से एक शानदार से कमरे का दरवाजा खोला और वो साकित सी इस ऑफिस की सजावट देखती रह गई।
اے کاش مجھے بھی اس کمپنی میں جاب مل جاتی۔ بے ساختہ دعا مانگتے ہوئے اس نے کمرے میں قدم رکھا۔ ڈی جی ایم چہرہ جھکائے کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ بغیر اس کی طرف دیکھے اس نے سامنے دیوار پر لگے ٹی وی اسکرین کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہاں تھوڑی دیر پہلے ہوا واقعہ پوری جزیات کے ساتھ دکھایا جا رہا تھا۔ وہ دونوں کے درمیان فیصلہ کراتے بڑی شان سے کہہ رہی تھی، ڈی جی ایم تو میں ہی ہوں۔ لمحے کے ہزارویں حصے میں اس کی سمجھ میں آ گیا کہ اس آفس میں زمر کو کیوں کال کیا گیا ہے اور اب اس سے کون سی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ جس شخص کے سامنے وہ اس وقت کھڑی تھی اسی کے عہدے کا اس نے بڑی شان سے استعمال کیا تھا۔ کیا یہ مناسب ہے کہ کسی غیر متعلق معاملے میں ملوث ہوا جائے اور وہ بھی جھوٹ بول کر؟ وہ فائل کو اٹھا کر ایک طرف رکھتے ہوئے بے حد درشت لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ادھر وہ کچھ چونک سی گئی تھی۔ یہ وہی کچھ دن پہلے نظر آنے والا دولہا تھا جس کی شادی میں وہ اپنی دوست کے بھائی کے دھوکہ میں شریک ہوئی تھی۔ یہ واقعہ ہوئے ابھی ہفتہ 10 دن سے زیادہ نہیں ہوا تھا، اس لیے یہ شخص ابھی تک یادداشت کے کسی کونے میں محفوظ تھا۔ پھر اس دن کی کھینچی ہوئی وہ فلم بھی اس نے ابھی 2 دن پہلے ہی ڈیولپ کرائی تھی۔ اچھا تو یہ یہاں جاب کرتا ہے، اتنی بڑی کمپنی میں؟ اس کی صورت اور عمر دیکھ کر تو ہرگز بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ اتنی بڑی پوسٹ پر ہوگا۔ وہ تیزی سے اس کے سامنے والی سیٹ کھینچ کر بیٹھ چکی تھی۔ ایسا میرے ساتھ اکثر ہو جاتا ہے، اصل میں اس کی وجہ میری ہمدردی رکھنے والی فطرت ہے۔ کوئی کسی کو ٹارچر کرے یا اس کا کوئی حق مارے اور دوسرا بے بس دیکھ رہا ہو تو میرا خون جوش مارنے لگتا ہے اور میں بغیر سوچے سمجھے اس مجبور کا ساتھ دینے میدان میں کود پڑتی ہوں۔ وہ بغور اس کا جائزہ لیتی ششتا انگلش میں کہہ رہی تھی، ویسے اس معاملے کو سلجھانے کے لیے آپ کے سیکیورٹی گارڈز کو فوراً آنا چاہیے تھا۔ وہ بس آ ہی رہے تھے مگر آپ نے پہنچنے میں ان سے بھی زیادہ پھرتی دکھائی۔ یہ بے وقت اور بے جگہ خدائی فوجدار بننا کبھی بہت مہنگا بھی پڑ سکتا ہے آپ کو۔ اس کا لہجہ بدستور تند و تلخ تھا۔ آئندہ محتاط رہوں گی، سوری۔ کیا میں جا سکتی ہوں؟ اب عقل مندی اسی میں تھی کہ معافی مانگ کر معاملہ سمیٹ لیا جائے۔ وہ بڑی شرافت کا مظاہرہ کرتی جاندار سے انداز میں یوں مسکرائی تھی جیسے ہیرے سے کرنیں پھوٹ رہی ہوں۔ پہلی بار جی ایم نے نظریں اٹھا کر ذرا غور سے اسے دیکھا۔ ویسے ان دنوں آپ کمپنی میں کیوں نظر آ رہے ہیں؟ آپ کو تو اپنے ہنی مون ٹرپ پر ہونا چاہیے تھا۔ کیا مزید چھٹیاں نہیں ملیں؟ کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے دل میں مچلتا یہ سوال آخرکار زبان پر آ ہی گیا۔ کیسا ہنی مون؟ اس کے چہرے پر استجاب ابھر آیا۔ انداز میں اتنی ہی سنجیدگی تھی کہ وہ گڑبڑا گئی۔ کیا پھر کوئی حماقت ہو گئی تھی؟ اس خدشے نے ایک دم ہی سر اٹھایا تو وہ گھبرا کر کمرے سے نکل گئی۔ ادھر وہ داخلی دروازے کے پردے کو ہلتا تھوڑی دیر دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ خوشی کی رت ہو کہ غم کا موسم، نظر اسے ہی ڈھونڈتی ہے ہر دم۔ وہ بوئے گل تھا کہ نغمہ جاں، میرے تو دل میں اتر گیا وہ۔ جنوبی ہندوستان کے مشہور شہر کوچین کو بحر عرب کی لاڈلی ملکہ کہا جا سکتا ہے۔ زندگی سے بھرپور، سمارٹ سا یہ شہر کیرل کا صنعتی مرکز ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی نہیں سوتا، ہمیشہ کھلی آنکھوں سے دنیا کی ترقی کی دوڑ کو دیکھتا رہتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہو کہ لوگ اسے دنیا کی سڑک پر سب سے تیز چلنے والی ہندوستانی گاڑی کہتے ہیں۔ دور قدیم میں یونانی اور رومن تہذیبوں کے زمانے سے ہی یہ گرم مسالوں کے برآمد کے لیے مشہور تھا، اور اب جہاز بنانے کی فیکٹری، دوسری بڑی بندرگاہ ہونے کی حیثیت، آئل ریفائنری، بڑے بڑے آسمانوں کو چھوتے 7 ستاروں والے ہوٹل، سینکڑوں برانچ، اپنے اندر سموئے ہوئے شاندار سے بینک اور اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی میٹرو ریل نے آ کر اس کی حیثیت کو 1000 گنا بڑھا دیا ہے۔ کوچین کا نیا نام اب کوچی ہے۔ اس کی ساخت پر اگر غور کیا جائے تو وہ باقاعدہ 2 حصوں میں تقسیم محسوس ہوگا، قدیم کوچین کا علاقہ اور نئی شکل و صورت میں ڈھلا اس کا ارناکلم کا علاقہ۔ پرانے کوچین میں زیادہ تر متوسط طبقہ نظر آتا ہے، عام سی سڑکیں، چھوٹی چھوٹی دکانیں، جگہ جگہ اسٹال لگائے مالاباری لوگ، صرف کچھ یورپین انداز کی کوٹیاں تھیں جو سمندر کے کنارے نظر آتی تھیں اور جو یہاں کے کروڑ پتی لوگوں کی رہائش گاہیں ہیں۔ یہیں پر عہد قدیم میں بنی وہ تاریخی عمارتیں، قلعے اور چرچ ہیں جو اسپینی، ڈچ، ہالینڈ کے لوگ انگریزوں کے دور حکومت کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ دوسری طرف ارناکلم ایک صاف ستھرا کشادہ سڑکوں والا پوش علاقہ ہے۔ یہاں پر شروع میں تو زمینیں خرید کر ویلا ہی بنائے گئے تھے، مگر آج تو دبئی میں رہنے والے آباد ٹریڈرز نے 20 سے لے کر 27 فلور تک کی عمارتیں بنا کر کوچین کو ہندوستان کے بہترین شہروں کی صف میں لا کھڑا کیا ہے۔ ارناکلم کے علاقے میں مرین ڈرائیو پر بنے یہ مغربی انداز کے اپارٹمنٹ جدید قسم کی سہولیات سے بھرپور تھے۔ زمر اوصاف بھی انہی بلڈنگوں میں سے ایک میں رہائش پذیر تھی۔
دیر سے وہ چوتھے فلور پر اپارٹمنٹ کی بالکنی میں کھڑی سمندر کے کنارے کو دیکھے جا رہی تھی۔ سرخ تھال بنا سورج اب غروب ہونے کو بے قرار تھا۔ ساحل پر لگے بے شمار جھولوں پر بچے چڑھ کر اترنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ سمندر میں ابھی بھی رنگین کشتیاں تیر رہی تھیں۔ یہ روز کا نظارہ تھا۔ وہ بور ہو کر اندر چلی آئی۔ سحر ابھی تک کالج سے واپس نہ آئی تھی۔ ان کی کوئی میٹنگ بورڈ آف ڈائریکٹر کے ساتھ ہو رہی تھی۔ مبشر بھائی کی تو بینک ڈیوٹی ہی رات 9 بجے تک رہتی تھی۔ وہ والدین کی حادثاتی موت کے بعد صرف 8 سال کی عمر میں بہن بہنوئی کی ذمہ داری بن گئی تھی، اور کیونکہ وہ لوگ اولاد کی دولت سے محروم ہی رہے تھے اس لیے ان کی مکمل توجہ کی حقدار بھی بن گئی تھی۔ مبشر بھائی حالانکہ خاصے کم گو اور سنجیدہ قسم کے انسان تھے، مگر زمر کے ساتھ کرنے کے لیے ان کے پاس ڈھیروں باتیں تھیں۔ انہوں نے اس کی ہر ضرورت کو ہمیشہ مقدم سمجھا تھا۔ 5 سال پہلے جب مبشر بھائی اور سحر اپیا ممبئی سے فیڈرل بینک میں ہوئے ٹرانسفر کی وجہ سے کوچین آ گئے تھے اور زمر کو سینئر سیکنڈری کا آخری سال ہونے کی وجہ سے اپنی ایک دوست کے گھر رہنا پڑا تھا، تو سب سے زیادہ فون کال گھبرا گھبرا کر مبشر بھائی ہی کیا کرتے تھے۔ انہیں تبھی چین آیا تھا جب وہ سال مکمل کر کے کوچین آ گئی تھی اور یہیں کی کیمیکل انجینئرنگ میں داخلہ لے لیا تھا۔ یہ بھی شکر تھا کہ پھر ان کا ٹرانسفر کسی اور شہر میں نہیں ہوا تھا اور اس نے پورے سکون سے انجینئرنگ کے 5 سال کوچین یونیورسٹی سے مکمل کیے تھے۔ فون کی گھنٹی بہت دیر سے بجی جا رہی تھی۔ اس نے کارڈلیس اٹھا لیا تھا۔ دوسری طرف عزمی علم بٹ تھی۔ کوچی کے مقامی باشندے تھے یہ لوگ۔ اس کے اوپر والے اپارٹمنٹ میں وہ عرصے سے رہائش پذیر تھی۔ وہ بھی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ ادھر زمر بھی تنہائی کے شکار ہونے کا اکثر روتی۔ یوں دونوں میں عمر کا بے حد فرق ہونے کے باوجود دوستی ہو گئی تھی۔ MBA کر کے وہ HMT کمپنی میں اچھی پوسٹ پر تھی۔ کیونکہ یہ کمپنی سحر اپیا کی یونیورسٹی سے نزدیک ہی تھی، اس لیے انٹرویو سحر اپیا پک اور ڈراپ کی ذمہ داری لے لیتی۔ ان کی شادی کا مسئلہ زمر کی نظر میں بڑا گمبھیر اختیار کر چکا تھا۔ سحر اپیا اور زمر دونوں روزانہ بڑے زور و شور سے عزمی علم بٹ کو مفید مشوروں سے نوازا کرتے تھے۔ ہاں میں موجود ہوں یہیں، چلی آئیے، خاصی بور ہو رہی ہوں میں بھی۔ کہتے کہتے اس نے کارڈلیس بند کر دیا۔ جانتی تھی کہ وہ صرف لمحہ بھر میں نیچے اتر کر اس کے پاس آ جائیں گے۔ اماں اور ابا نے سجاد کا امتحان لینے کے لیے ایک نئی شرط رکھ دی ہے۔ وہ نہایت مایوسانہ انداز میں اپنے قصے کی شروعات کر چکی تھی۔ کہتے ہیں کہ سجاد اپنا بنگلہ فروخت کر کے ہمارے سامنے والا اپارٹمنٹ خرید لے اور وہاں مجھے شادی کے بعد رکھے تاکہ میں ہمیشہ ان دونوں کی نظروں کے سامنے رہوں۔ یہ کیوں؟ وہ تو اپنا بنگلہ لاک کر کے پہلے ہی تمہارے گھر میں آ کر رہنے کے لیے راضی ہو گئے تھے۔ وہ آرام سے صوفے پر پھیل کر لیٹ گئی۔ جانتی تھی کہ ان کی کہانی الف لیلا سے بھی لمبی ہے۔ اپنے اپارٹمنٹ میں رکھنے کے لیے کہاں تیار ہیں۔ اجنبی بے بھروسہ شخص گردان رہے ہیں۔ نہ جانے کب ہم تینوں کو ختم کر کے سب کچھ سمیٹ کر نکل جائیں۔ عزمی سخت پریشان تھی۔ سجاد مانی پٹ راضی نہیں ہو رہے ہیں کیا؟ وہ ان سے ملیالم میں ہی گفتگو کر رہی تھی۔ پچھلے 5 سالوں میں وہ اس زبان پر خاصی دسترس حاصل کر چکی تھی۔ اسے سکھانے کا سہرا خاصی حد تک عزمی علم بٹ کے ہی سر جاتا تھا۔ وہ کیسے راضی ہو جائیں گے؟ سوچو وہ ان کا خاندانی گھر ہے۔ بے شک والدین اب موجود نہیں ہیں اور دونوں چھوٹی بہنوں کی وہ شادی کر چکے ہیں، مگر پھر بھی میں کیسے کہہ دوں کہ اپنا گھر فروخت کر کے میرے سامنے والا اپارٹمنٹ خرید لیں۔ اچھا پریشان نہ ہو، نیچے ساحل سمندر تک چلتے ہیں، تازہ تازہ ہوا دماغ کو لگے گی تو نئے نئے آئیڈیاز بھی ذہن میں آئیں گے۔ پھر ساحل سمندر پر گھومتے ہوئے وہاں کھڑے بے شمار اسٹالز میں سے کسی ایک سے ناریل پانی پی کر وہ مسلسل مسئلے کا حل سوچتی رہیں۔ عزمی علم بٹ کی عمر 30 کے نزدیک جا پہنچی تھی، مگر اس کے والدین شادی کے لیے آنے والے ہر رشتے کو یوں ہی ٹھکرا دیتے تھے جیسے گھر کے باہر ہزاروں پروپوزل لیے لوگ لائن لگائے پلکیں بچھائے انتظار میں بیٹھے ہوں۔ بظاہر وہ ہر کسی سے عزمی کا رشتہ بہترین جگہ کرانے کی التجا کرتے، لیکن جب کوئی ایسی جسارت کر لیتا تو وہ ایسے عیوب اس لڑکے میں نکال کر رشتے سے انکار کرتے کہ سامنے والا ہکا بکا رہ جاتا۔ لڑکا چشمہ لگاتا ہے، ہم ویک آئی سائٹ والے کو نہیں دیں گے، آنے والی نسل کے اندھا ہونے کا خطرہ ہے۔ لڑکا جب ہم سے ملنے آیا تو اس نے سر پر تیل لگا رکھا تھا، سچ الٹی آتے آتے رہ گئی۔ آپ نے شاید غور نہیں کیا، اس نے وائٹ پینٹ پہن رکھی تھی۔ کہیں سنا ہے کسی کو وائٹ پینٹ پہنے ہوئے؟ ایک عرصہ تک عزمی علم بٹ مطمئن رہی، ان کے لیے رشتے آ رہے ہیں اور والدین چھان بین میں مصروف ہیں۔
उनकी तालीम खत्म भी हो गई और फिर देखते देखते मुलाजमत करते हुए भी उन्हें कई साल हो गए, मगर अम्मी और अप्पा को कोई लड़का पसंद ही नहीं आया। सज्जाद भाई का ये रिश्ता भी सहर अपिया का ही लाया हुआ था। अपिया ने इस रिश्ते में पहली बार अजमी को भी शामिल कर लिया था। न सिर्फ तमाम मालूमात सज्जाद मानीपत के मुतालिक फहम पहुंचाई थी, बल्कि उनसे मिलवा भी दिया था। अच्छा खानदान, अच्छी एजुकेशन, बेहतरीन जॉब, कोई जवाज ही न था इनकार का। मगर इनकार फिर भी हो गया। लड़के का कोई बड़ा मौजूद नहीं, हम उसे काबिले भरोसा नहीं समझते। सज्जाद के दूर के रिश्तेदारों से उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया था। सुनो, तरकीब आ गई है दिमाग में, वो उछली पड़ी थी। देखते हैं कि अंकल आंटी कैसे इस शादी के लिए राजी नहीं होते। वो खासी पुरजोश सी अजमी का हाथ दबाकर कह रही थी। और फिर सिर्फ 10 दिन बाद अज़मी के ही घर में वो भाग-दौड़ करती शादी की तैयारियों में मसरूफ नजर आई। निकाह बहुत सादे अंदाज में हुआ था। दूल्हा की तरफ से सिर्फ उसकी दोनों बहनें, बहनोई और चंद दोस्त ही शरीक हुए थे। और उन्हीं दोस्तों में वो भी मौजूद था, मुसलसल सज्जाद से ज़ुमर औसाफ की तारीफें सुनता हुआ। ज़ुमर ने ही मुझे समझाया था कि सामने वाला अपार्टमेंट खरीदने की क्या ज़रूरत है। चंद महीने के लिए किराए पर ले लेते हैं। बस लैंडलॉर्ड को सारी सूरत हाल समझाकर अपने फेवर में करने की जरूरत है। बड़ी मुश्किल से अज़मी के वालिदैन को इस तरह मुतमईन किया ही था कि परसों एक नया किस्सा निकला। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि अज़मी के नाम बैंक में काफी बड़ी रकम मौजूद है। अप्पा कहने लगे कि ये लड़का हमारी लड़की के पीछे इसलिए पड़ा है कि किसी तरह उसे ये मालूम हो गया कि लड़की ने काफी से ज्यादा रकम बैंक में जमा कर ली है। इस किस्से को भी जुमर ने ही रफा दफा किया था, ये कहकर अंकल ये सारी रकम अपने नाम ट्रांसफर करा लें और फिर आप सज्जाद मानीपट को मतलबी और मुफाद परस्त समझना छोड़ दें। फिर कल ही कल में ये रकम का ट्रांसफर अमल में आया, तब जाकर बड़े भरे और ऊपरी दिल से ये लोग राजी हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग? सगे माँ बाप है ना? दारिम शमरोज आखिरकार पूछ बैठा। ऑफ कोर्स, तुम क्या समझते हो, बुजुर्ग गलतियां नहीं करते? इकलौती लड़की का शादी के बाद दूर हो जाने का खौफ, उसके नजरअंदाज कर देने का डर, उन्हें अज़मी की मुकम्मल तवज्जो हासिल है। अब उन्हें किसी तौर ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही कि कोई और उसमें हकदार बन जाए। उन्होंने इतनी मेहनत मुशक्कत से इसलिए तो अज़मी को नहीं पाला था कि जब वो बूढ़े हो जाएं तो दूसरे मालिक बन बैठे। सज्जाद खासा संजीदा सा था। ये अलमिया तो हर वालिदैन का है, निज़ाम कुदरत है। दारिम शमरोज मजीद हैरान हुआ। समझे तभी तो वो दोनों बिल्डिंग के नीचे ही खड़े खड़े गुफ्तगू में मसरूफ थे। वक्त रुखसत था। जुमर औसाफ अज़मी को दुल्हन बनाकर नीचे लेकर उतरी थी। सुबह से तमाम जिम्मेदारी उसने और सहर अपिया ने संभाली हुई थी। दारिम शमरोज को देख लेने और पहचान लेने के बावजूद वो उससे बात तक न कर सकी थी। इधर दारिम मुसलसल कई घंटों से सिर्फ उसे ही देखे जा रहा था और सज्जाद से उसकी तारीफें भी सुने जा रहा था। बहुत ही हमदर्द फितरत और नेक लड़की है। गलत बात तो वो बर्दाश्त ही नहीं करती। अगर आज वो आगे ना बढ़ी होती तो ये शादी किसी तौर मुमकिन ना होती। सज्जाद चलते चलते एक बार फिर उसका शुक्रिया अदा करने आया तो वो सिर्फ मुस्कुरा दी। काफी रात गए, दूल्हा वालों की कार दुल्हन को लेकर रवाना हुई थी। दुल्हन रुखसत होकर इस वक्त तो अपने खानदानी घर में ही जा रही थी, क्योंकि रिश्तेदारों की मुनासिबत से अपार्टमेंट छोटा था। कुछ दिन बाद उसमें शिफ्ट होने का प्रोग्राम बना था। सबको रुखसत करके दारिम शमरोज भी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा था। फ्रंट डोर खोलते हुए उसकी नजर बेसाख्ता जुमर औसाफ पर पड़ी थी। वो बिल्डिंग के नीचे खड़ी बड़े जोरों शोर से रोने में मसरूफ थी। इतनी कोशिशों और मेहनतों से शादी करा के अब रो क्यों रही हो? वो कार स्टार्ट करके सीधा उस तरफ आया और एकदम नजदीक आकर ब्रेक लगाए थे। वो उछल ही पड़ी। कुछ खफीफ सा होकर आंसू पोंछे थे। उनके जुदा होकर दूर जाने का एहसास रुला रहा था। वो बड़ी मासूमियत से कह रही थी, हम दोनों में बहनों वाली दोस्ती थी। वक्त बेवक्त वो मुझे और मैं उन्हें तंग करते रहते थे। अब बहरहाल ये मुमकिन तो नहीं हो सकेगा। अरे भूल गई क्या? दूर कहाँ गई हैं? आ तो रही हैं तुम्हारे बराबर वाले अपार्टमेंट में। सज्जाद बहुत नाइस शख्स है। तुम अब भी जितना चाहो उन्हें तंग कर लेना। वो कार में बैठे ही बैठे दिलचस्पी से उसके चेहरे को देख रहा था। हाँ वाकई, वो बेसाख्ता हंस पड़ी। जहन से ही निकल गया मेरे तो। आंसू हथेली में समेटे हुए उसकी कमल आंखें गुलाबी झील बनी नजर आईं। चेहरे की सफेदी में भी एकदम हंसने से हजारों गुलाब घुल मिल गए थे। वो यकतक उसे तकता रह गया। वैसे आप अकेले क्यों नजर आ रहे हैं? क्या आपकी मिसेज इस किस्म की तकरीबात में शरीक होना पसंद नहीं करती? जुमर ने मौजू बदलने के ख्याल से पूछा था। मिसेज? पहले भी तुमने किसी हनीमून का जिक्र किया था। तुम्हें कहाँ से मिलवाऊं अपनी वाइफ से, जब वो आसपास मौजूद ही नहीं? खैर, कहीं ना कहीं तो जरूर होगी मेरी होने वाली वाइफ, मगर कहाँ, इससे मैं अभी नावाकिफ हूँ। वो मुसलसल मुस्कुराए जा रहा था। झूठ। जुमर के चेहरे पर नाराजगी और गुस्सा झलकने लगा। वो तेजी से पलटी थी और बिल्डिंग के अंदर चली गई थी।
ऐसा सफेद झूठ उसे एक लम्हे के लिए बर्दाश्त नहीं होता था। उसकी शक्ल और वो शादी उसकी याददाश्त में अच्छी तरह महफूज थी। अगले दिन होटल हॉलिडे में रिसेप्शन पार्टी में जाने से पहले उसने एक बार फिर उस दिन वाले दूल्हा बने दारिम शमरोज के फोटो निकाल कर देखे थे। वही था, हूबहू वही। हद है, लोग खूबसूरत लड़कियों से गुफ्तगू करने के लिए, उन्हें मुतासिर करने के लिए शादी जैसी अहम खबर से भी मुनकिर हो जाते हैं। दावत वलीमा में शिरकत के लिए शायद सज्जाद भाई ने पूरे शहर को बुला लिया था। हॉल से निकलकर लोग लॉन में बिछी कुर्सियों पर भी विराजमान थे। वो गई तो सहर अपिया के साथ ही थी, मगर वहां अपिया के बहुत से जान पहचान वाले मिल गए और जुमर बोर होकर दूल्हा दुल्हन के पास स्टेज पर चली आई। कैमरा ऑन था, दूल्हा दुल्हन का फोटोग्राफ सेशन चल रहा था। दोनों को हंसते खिलखिलाते चेहरों के साथ वो भी कुछ तस्वीर में नमूदार हुई और फिर मजीद बोर होकर नीचे उतर आई। दारिम शमरोज वहीं कुछ दोस्तों से गुफ्तगू करता नजर आया था। ऑफ वाइट कलर के सूट में हमेशा की तरह उसकी शख्सियत पुरकशिश और जादिब नजर थी। एक्सक्यूज मी, वो तेजी से उसकी तरफ आया था। आज तो आप खासी फ्रेश नजर आ रही हैं, न किसी काम की टेंशन न बिछड़ने का गम। वो खिले खिले लहजे में पहली बार उससे मलयालम जबान में मुखातिब हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह, सब काम बखैर खूबी हो गया। अजमी और सज्जाद भाई भी खुश हैं। जाहिर है मुझे पुरसुकून ही होना है। वो बेहद संजीदा से लहजे में इंग्लिश में ही जवाब दे रही थी। मलयालम जबान अच्छी तरह बोलने और समझने के बावजूद वो अभी तक अजनबियों से इस जबान में गुफ्तगू नहीं करती थी कि कहीं न कहीं लहजा चुगली खा ही जाता था कि वो अहले जबान नहीं है। कहते-कहते उसने आगे बढ़ने की कोशिश की थी। सुनिए तो, क्या आप मेरी वाइफ से मिलना पसंद करेंगी? उसके लबों पर शरारत थी और आंखों में शोखी। ऑफ कोर्स। क्या वो आपके साथ आई हैं? जुमर के चेहरे से सर्द जज्बात का नकाब एकदम हटा था। वो काफी पुरजोश सी हो गई थी। आइए मेरे साथ। वो मुस्कुराता उसे लिए हॉल से निकलकर लॉन तक चला आया। फिर एक बिल्कुल कोने में मौजूद निस्बतन सुनसान सी मेज का इंतखाब उसने किया था। तशरीफ रखिए। वो खाली नशिस्त पर उसे बैठने के लिए कह रहा था। दिसंबर इख्तिताम पर था। सर्दी गजब की थी। ठंडी हवाएं तीर की तरह सनसनाती हुई लग रही थी। बराबर में गुलाब और चंपा के फूलों के अलावा बेशुमार मौसमी फूलों की बोताद थी। वेटर्स ट्रे में मशरूब और मेवे वगैरह सर्व करते फिर रहे थे। उसने स्याह शॉल को अच्छी तरह अपने अतराफ लपेटते हुए मुतलाशी नजरों से चारों तरफ देखा। कहाँ है वो? आती ही होंगी। गालिबन कोई वाकिफकार मिल गया है। अब उसकी बेतहाशा मुस्कुराहट का साथ जगमगाती आंखें भी देने लगी थी। आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं मैरिड हूँ? गालिबन मेरी पेशानी पर तो लिखा नहीं है। और जिस दिन आप हमारी कंपनी में आई थी उस दिन हमारी मुलाकात पहली ही बार हुई थी। वो जुमर को अपने सामने की नशिस्त पर बैठता देखकर बोला। वो मैं इत्तेफाक से आपकी शादी में होटल ताज में जा पहुंची थी ना, और आपको दूल्हा बना देख लिया था। वो बड़ी फराग दिली से मुस्कुराते हुए अपनी उस दिन वाली गलती का किस्सा सुना रही थी। अब जबकि दारिम ने सच बोल दिया था तो कोई वजह नहीं थी कि वो उसे सच्चाई से वाकिफ ना कराती। बिल्कुल, मैं समझ गया। मेरे पास इस यादगार मौके की बेशुमार तस्वीर हैं। दारिम शमरोज ने कोट की जेब से चंद तस्वीर निकाली थी और उनमें से एक उसकी तरफ बढ़ा दी थी। तस्वीर थामते हुए जुमर की नजरें उसकी तरफ उठी थी। शोखियों की बौछार करती उसकी आंखें, हंसी जब्त करने की कोशिश में चेहरा सुर्ख हो गया था। वो जरा के जरा कंफ्यूज हुई, मगर तस्वीर देखकर फिर से पुरएतमाद हो गई थी। यकीनन ये दारिम शमरोज ही था, दूल्हा बना हुआ। आपके फोटोग्राफ काफी अच्छे आते हैं। इस फोटो के बारे में क्या ख्याल है? दूसरी तस्वीर उसकी तरफ बढ़ाता हुआ बदस्तूर मलयालम जबान का इस्तेमाल कर रहा था। उसने बड़े इश्तियाक से तस्वीर उसके हाथ से ले ली थी। दो दारिम शमरोज एक साथ नजर आ रहे थे। एक दूल्हा के रूप में था तो दूसरा ब्लैक थ्री पीस सूट में। वो कभी दारिम को देख रही थी तो कभी फोटो को। परेशान होने की जरूरत नहीं, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये मेरे बड़े भाई हाशिम शमरोज हैं। हम दोनों में 4 साल का फर्क है, मगर शक्लो सूरत बिल्कुल एक जैसी है। जिस शादी में आप इत्तेफाकन जा पहुंची थी वो हाशिम अक्का बड़े भाई की ही थी। तो क्या जरा भी फर्क नहीं है आप दोनों में? वो लम्हा भर में अपनी शर्मिंदगी और नर्वसपन को छुपा गई थी। नजरें बदस्तूर तस्वीर पर ही मरकूज थी। नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। उनकी हाइट काफी छोटी है मुझसे। गालिबन उस दिन वो बैठे हुए थे इसलिए आपकी तवज्जो उस जानिब नहीं गई। दूसरे, उनके बालों का रंग स्याह है जबकि मेरे बाल लाइट ब्राउन है। असल में इस किस्म के बेशुमार फोटोग्राफ्स मेरे पास भी मौजूद है। मैं परेशान थी कि उनका करूं क्या। इतने शानदार से फोटोग्राफ हैं कि डस्टबिन में फेंकते हुए दिल दुख रहा था। अब वो खासी संभल गई थी। जाहिर था जब इतनी मुमासिलत थी दोनों की शक्ल सूरत में तो धोखा खाना यकीनी ही था। आपके पास कहाँ से आए? अब चौंकने की बारी उसकी थी। वो उस दिन तस्वीर लेने वाली बात मुख्तसरन बताने लगी।
संजीदगी का बड़ा सा गिलाफ उसने अब अपने चेहरे पर चढ़ा लिया था। दारिम की बेपनाह मुस्कुराहट दिल में घबराहट सी पैदा करने लगी थी। क्या मुझे मिल सकते हैं वो फोटोग्राफ? असल में मैंने अभी तक भाई और भाभी को मैरिज गिफ्ट भी नहीं दिया है। गिफ्ट के साथ ये तस्वीर भी रख दूंगा तो दोनों खुश हो जाएंगे। दारिम के जहन में फौरन ही नया आइडिया आया था। व्हाई नॉट? मुझे करना भी क्या है अब इनका। मेरा ख्याल है अब मुझे चलना चाहिए। सहर अपिया परेशान हो रही होंगी। वो एकदम ही उठ खड़ी हुई। अचानक ही एहसास हुआ था कि वो उसके साथ एक तन्हा कोने में बहुत देर से अकेली ही बैठी है। थैंक यू। मैं किसी दिन सज्जाद की तरफ आया तो वो फोटोग्राफ आपसे हासिल कर लूंगा। और हाँ, होने वाली लाइफ पार्टनर जैसे ही मिली प्रॉमिस सबसे पहले आपसे ही मिलवाने लाऊंगा। वो भी मुस्कुराता उसके साथ ही उठ खड़ा हुआ। इधर वो अनसुनी करती तेजी से अंदरूनी हॉल की तरफ बढ़ गई थी। उठी निगाह ऐसे कि बिजली सी गिर गई। अब इख्तियार सारा ही बेइख्तियार था। फैक्ट कंपनी में केमिकल इंजीनियरिंग की जगह निकली थी। उसने दरख्वास्त लिखकर आखिरी नजर दौड़ाई ही थी कि लाइट चली गई। अना कलम के इस इलाके में रोज रात को 8 से 9 बजे तक 1 घंटा का पावर कट चल रहा था। इन्वर्टर की वजह से दोनों बेडरूम, किचन और एक बाथरूम की बिजली तो फौरन जल गई, मगर ड्राइंग रूम और दरमियानी पैसेज अंधेरे में डूबा रहा। मोमबत्ती जलाने के इरादे से उसने साइड में लगे शोकेस की दराज में हाथ डाला ही था कि दाखिली दरवाजे की बेल शोर मचाने लगी। हैरत है कि आज मुबश्शिर भाई 2 घंटा पहले ही आ गए। उसने उजलत में दरवाजा खोला था और ठिठक सी गई थी। सामने ही दारिम शमरोज खड़ा था। थैंक गॉड मैं लिफ्ट से बस निकला ही हूँ और लाइट गई है, वरना आज तो लिफ्ट में ही फंसे रह जाना था। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वो बड़ी शराफत और तमीज से दरियाफ्त कर रहा था। कौन है? अब यह आवाज सुनकर किचन से निकल आई। फिर दारिम को पहचान कर वो उसे दरमियानी पैसेज में फिर दारिम को पहचान कर वो उसे दरमियानी पैसेज में ही ले आई। ड्राइंग रूम के मुकाबले में यहाँ निस्बतन रोशनी थी। सामने वाले बेडरूम की खासी रोशनी यहाँ तक आ रही थी। कैंडल जलाओ जुमर। 1 मिनट में अभी आती हूँ दारिम। प्लीज तुम आराम से बैठो। इस बिजली के जाने के मामूल के तो हम आदी हो गए हैं। सैर अपिया कहती हुई वापस किचन की तरफ चली गई। गालिबन वो रोटी बना रही थी। क्योंकि इन दिनों जुमर को कोई दूसरी मसरूफियात ना थी, इसलिए दोपहर और शाम का खाना वही बना लिया करती थी। सिर्फ अपिया के जिम्मे रोटियां डालने का काम रह जाता था। उसने फुर्ती से माचिस निकाली थी और कैंडल स्टैंड पर रखी कई मोमबत्तियां एक के बाद एक जला दी थी। सुर्ख सुर्ख सी रोशनी चारों तरफ फैल गई। मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपसे फोटोग्राफ लेता चलूं। वो बगौर उसका जायजा लेकर बोला। मैं अभी लाकर देती हूँ। वो पलटकर अपने कमरे की तरफ चली गई। फिर सामने वाले सोफे पर बैठकर उसने लिफाफा खोला था और तस्वीर को चेक करने लगी थी। बराबर में स्टैंड पर रखी मोमबत्तियों का अक्स उसके चेहरे पर पड़ रहा था। पलकों की लंबी सी झालर कमल आंखों पर लरज रही थी। मेकअप से मुबर्रा साफ शफाफ से चेहरे पर नजरें मजीद फिसली थी और छोटे से दहाने के उभरे हुए बेतहाशा गुलाबी लबों पर अटक गई थी। लबों के इतराफ वो कुदरती अनाबी सी आउटलाइन थी जो होठों के उभार को मजीद वाजे कर रही थी, और फिर वो निचले लब के दरमियान की गहरी सी लकीर जो लबों के गुदास को खतरनाक हद तक पुरकशिश और जाजिब तवज्जो बना रही थी। एक अजीब सी बेचैनी नामालूम सा हश्र से दारिम के दिल में बरपा हुआ था। उसने घबराकर नजरों का जाविया फूलों के गुलदानों की तरफ मोड़ दिया। जुमर ने मुतमईन होकर तस्वीर उसकी जानिब बढ़ाई थी। सभी मौजूद हैं, प्लीज रख लें इन्हें। सादा से लहजे में कहती उठ खड़ी हुई। मैं आपके लिए कॉफी लाती हूँ। मगर उसकी जगह सहर अपिया की वापसी हुई थी। कॉफी के साथ कुछ दूसरे लवाजमात भी थे। वो बड़े खलूस से सज्जाद और अजमी के ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट होने का जिक्र करते करते जुमर के मुख्तलिफ इंटरव्यू के बारे में बताने लगी। आजकल बहुत ही अपसेट हो रही है। कहीं कामयाबी ही नहीं मिल रही। अब देखो इस नई कंपनी में अप्लाई कर रही है। कौन सी कंपनी में? वो गायब दिमागी से उनकी बातें सुनता हुआ बार बार किचन की तरफ देख रहा था। कितनी ही देर बाद वो बाहर निकली तो उसे लगा जैसे बेकरार होकर उछलता हुआ दिल थम सा गया है। आपकी ही कंपनी है। कई दिन से केमिकल इंजीनियर के लिए पोस्ट एडवर्टाइज हो रही है। कल लास्ट डेट है। कहते हुए वो सामने आकर बैठ गई। अच्छा, दारिम उस कंपनी में काम करता है? सैर अपिया को शायद ये बात मालूम न थी। आप मुझे दे दीजिए ये दरख्वास्त, मैं जमा करा देता हूँ। और जिस दिन इंटरव्यू के लिए कॉल करें मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। बिल आखिर वो अपने तअस्सुरात छुपाने में कामयाब हो ही गया। चलते वक्त सहर अपिया ने बतौर खास टॉर्च निकाल कर दारिम को दी थी। बिजली अभी तक नहीं आई थी, जिसकी वजह से लिफ्ट बंद थी और सीढ़ियों पर खासा अंधेरा छाया हुआ था। फिर उसकी दरख्वास्त कंपनी में जमा कराने से लेकर इंटरव्यू लेटर उसे भिजवाने तक वो मसरूफ़ अमल रहा। लेकिन इंटरव्यू कब हुआ और वो मुंतखब कब हुई, ये उसे बिल्कुल मालूम ना हो सका, क्योंकि ज़ुमर ने उसकी कोई इत्तला ही नहीं दी थी। वो तो कुछ दिनों के बाद मुंतखब लोगों की लिस्ट उसकी नज़रों के सामने आई तो उसमें ज़ुमर औसाफ का नाम नज़र आया।
2 दिन हुए वो इंजीनियरिंग फैकल्टी में ड्यूटी ज्वाइन कर चुकी थी। उसका शोबा क्योंकि मार्केटिंग का था इसलिए वो उसे देख नहीं पाया था। दिल ने बेसाख्ता उस तक पहुंच जाने की ख्वाहिश की मगर वो दिल में उठती लगातार दुहाइयों को थपकियां देकर समझाता रहा। यूं अचानक उस तक पहुंच जाना मुनासिब नहीं था। उसका कंपनी में पहुंच जाना और फिर दारिम से ना मिलना ही उसकी मोहताज फितरत और गुरेज को जाहिर कर रहा था। वो मिलने की शुरुआत क्यों कर करे और क्या कह कर करे। बेशुमार काम फाइलों की शक्ल में बिखरा हुआ था। वो जबरदस्ती दिमाग को उसे खत्म करने की तरफ लगाता रहा। काफी देर में ऑफिस से निकलकर कॉरिडोर में आया ही था कि वो सामने लैब कोट पहने चेहरे से मास्क उतारती एक लेबोरेटरी से निकलती नजर आई। दारिम शमरोज के बढ़ते कदम एकदम रुक गए। क्या उसकी तलब इतनी ही सच्ची थी या दिल में कुछ ज्यादा ही बेताबी और बेकरारी के साथ उसे पुकार लिया था। वो भी लम्हा भर के लिए ठिठकी फिर उसकी तरफ चली आई। आपसे तो मुलाकात ही ना हो पाई। मैं आपके ऑफिस कल भी गई थी मगर आप शायद कहीं बाहर गए हुए थे। ब्लू जीन्स और ब्लू ही शर्ट में वो हमेशा की तरह खिली खिली सी थी। लब थोड़ा सा मुस्कुराए थे। उसकी नजरें एक बार फिर इन भरे भरे लबों पर अटक गईं। उसके दिल का खुले आम शिकार करने वाले वो गुदाज लब आज एक खूबसूरत से रंग की लिपस्टिक से सजे हुए थे और निचले लब के वो कातिल लकीर उन्हीं रंगों में कहीं जा छुपी थी। बड़ी शिद्दत से दिल चाहा कि इस लिपस्टिक को छुटाने में पूरा टिश्यू बॉक्स सर्व कर दे। आपका स्पेशल शुक्रिया अदा करना था। मेरी दरख्वास्त वगैरह जमा कराने में आपने खासी ज़हमत उठाई। उसकी कैफियत से बेखबर वो हमेशा की तरह इंग्लिश में ही महवे गुफ्तगू थी। सैर अपिया का खुसूसी पैगाम भी था आपके लिए। वो आने वाले वीकेंड पर आपको लंच के लिए मदऊ भी करना चाह रही थी। तारिम को उसकी आवाज़ से अनजानी सी आंच देती महसूस हो रही थी। किन तकल्लुफ़ात में पड़ रही हैं अपिया? मैं यूं ही आ जाऊंगा। उनकी टॉर्च भी मेरे पास अमानत के तौर पर रखी है। वो जैसे होश में आया था। जवाब में हंसी के बेशुमार फूल उसके हसीन लबों से झड़े थे। आप खुद ही अपिया से इस सिलसिले में गुफ्तगू कर लें। हमारा नंबर आपके मोबाइल में फीड होगा। ओके। वो मुस्कुराते आगे बढ़ गई थी। वो जा तो उससे दूर रही थी मगर दारिम बड़ी तेजी से उसे अपने दिल के अंदर दाखिल होते और आराम से दिल का दरवाजा बंद करके बैठने महसूस कर रहा था। अब क्या करे वो? कैसे दिल का दरवाजा खोलकर इस लड़की को बाहर का रास्ता दिखाए? वो परेशान सा होठ काटते हुए कितनी ही देर खड़ा सोचता रहा। फिर अपने ऑफिस में बैठकर और फिर घर आकर भी कितना ही उसने अपने दिल को झिड़का था मगर दिल था कि तड़पता ही रहा। उसे चैन तब ही आया जब उसकी उंगलियों ने जुमर के घर के नंबर डायल कर डाले। दूसरी तरफ जुमर की बहनोई मुबशिर साहब थे जो दारिम शमरोज से कतई नावाकिफ थे। सहर अपिया मार्केट तक गई थी। उसका दिल फिर भी मायूस न हुआ। संडे ठीक लंच के वक्त वो जुमर के अपार्टमेंट के सामने मौजूद था। हमेशा से ज्यादा तैयार खुशफहम दिल वजूद से ज्यादा महकाया हुआ था। शुक्र है कि तुम आ गए वरना मुझे खौफ था कि कहीं तुम्हारे दिमाग से स्लिप ही ना हो गया हो। असल में तुम्हारा नंबर हम लोगों से मिसप्लेस हो गया था वरना अब तक याद दहानी के तौर पर मैं कितने ही फोन तुम्हें कर चुकी होती। सैर अपिया ने दरवाजा खोलते ही कहा था। खुशी दारिम के चेहरे पर एक तेज लहर की तरह दौड़ी थी गोया उसने यहाँ आने का बरवक्त फैसला किया था। मुबशिर भाई और अपिया से ड्राइंग रूम में बैठकर जब बेशुमार संजीदा किस्म की बातें हो गई तब जाकर जुमर के दर्शन हुए थे। आम सा घरेलू हुलिया शानों तक बिखरे गीले बालों को गालिबन ड्रायर से जल्दी-जल्दी सुखाने की कोशिश की गई थी। आज हमारी मेड छुट्टी कर लेती है इसलिए सभी कामों की जिम्मेदारी मेरे और अपिया के सर आ जाती है। प्लीज आप सब लोग डाइनिंग टेबल की तरफ चलें। मुझे लग रहा है वैसे ही लंच में थोड़ी देर हो गई है। वो माजरत ख्वाह अंदाज में दीवार गिर घड़ी की तरफ देखती हुई बोली जिसमें दोपहर के 2:30 का ऐलान हो रहा था और जब वो तीनों डाइनिंग रूम के तरफ जा रहे थे तो दारिम जानबूझकर थोड़ा पीछे जुमर के हमराह हो गया। क्या कोई डिश आपने भी बनाई है? वो बड़े इश्तियाक से पूछ रहा था। कोई एक क्यों, सबकी सब जुमर ने ही बनाई है। सहर अपिया ने कुर्सी खींचकर उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा था। क्या सारी ही? दारिम की हैरत जदा नजरें डाइनिंग टेबल पर जम गई। बेशुमार डिशेस के दरमियान बड़े आर्टिस्टिक अंदाज की सलाद की प्लेट सजी थी। कमाल बनाने में नहीं है, मेहनत तो तब वसूल होगी जब ये सब कुछ आपको पसंद आ जाएगा। वो सादगी से मुस्कुराती हुई उसके सामने रखी प्लेट सीधी करने लगी। स्टैंड से निकाल कर चमचा भी उसके प्लेट में रखा था। हम लोगों का ताल्लुक असल में मुंबई से है तो खानों का टेस्ट तुम्हें थोड़ा मुख्तलिफ लगेगा। मुबशिर भाई ने मुख्तलिफ डिशेस उसकी तरफ बढ़ानी शुरू की थी। मुंबई की बिरयानी, चिकन का सालन, शामी कबाब, मछली का सालन, तले झींगे के साथ में केरल की दो मखसूस डिशेस, ओवियल और पायासेम। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग भी ओरिजिनली केरला के नहीं है, पंजाब से ताल्लुक है हमारा। तकरीबन 2 जनरेशन पहले हमारा खानदान यहाँ कोचीन में आकर शिफ्ट हो गया था और हमारे परदादा ने सी फूड का बिजनेस शुरू किया था।
نہایت معمولی اور عام انداز میں۔ اب تو یہ بزنس انٹرنیشنل لیول پر پھیل گیا ہے۔ ہمارے خاندان میں ابھی تک کسی نے بھی ملیالم لڑکی سے شادی نہیں کی۔ آج بھی ان معاملات کو طے کرنے کے لیے ہم اپنے آبائی وطن پنجاب کا رخ کرتے ہیں۔ وہ مختلف کھانے اپنی پلیٹ میں نکالتے ہوئے پہلی بار وضاحت سے اپنے بارے میں بتا رہا تھا۔ یہ تو کوچین کی ہسٹری رہی ہے۔ یہاں پر گجراتی، پنجابی، مارواڑی لوگ ہی نہیں بلکہ بے شمار غیر ملکی جیسے ڈچ، یونانی، برٹش لوگوں نے ایک طویل عرصہ سے ڈیرا جمایا ہوا ہے۔ ویسے ایک رات سے تو پردہ ہٹا، ہم لوگ تمہاری رنگت، قد اور فیچرز کو لے کر خاصے کنفیوز تھے۔ کیرالائٹ لڑکے عام طور پر درمیانی قد کے اور خاصے سانولی رنگت کے ہوتے ہیں۔ سحر اپیا درمیان میں کہہ کر ہنس دی۔ ہمارے خاندان کے سبھی افراد اسی رنگ و روپ کے ہیں۔ دارم نے محض مسکرانے پر اکتفا کیا تھا۔ میرے بڑے بھائی تو میرے ہی ہم شکل ہیں اور چھوٹی بہن الینا کی رنگت کو دیکھ کر ہمارے وطن کی پنجابی لڑکیاں بھی شرما جاتی ہیں۔ بڑے بھائی کیا کرتے ہیں؟ مبشر بھائی نے پہلی بار سوال کیا تھا۔ وہ بھی فادر کے ساتھ سی فوڈ بزنس میں ہی شامل ہے۔ ہمارا پورا خاندان اس میں لگا ہے۔ کچھ لوگ تو ملک سے باہر ہیں، اس بزنس کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ کوچین کے اندر فادر نے ہی سب کچھ سنبھالا ہوا ہے۔ مجھ پر بھی خاصا پریشر تھا فادر کی جانب سے کہ میں فائنانس ڈپارٹمنٹ سنبھال لوں، مگر میں کیمیکل انجینئرنگ اور پھر MBA کر کے اس کمپنی میں چلا آیا۔ انگلش زبان میں مسلسل جواب دیتا ہوا وہ کھانے سے بھی انصاف کرتا جا رہا تھا۔ کھانا واقعی بہت لذیذ تھا۔ آپ کی اس خوبی کا اندازہ تو آپ کو دیکھ کر ہو ہی نہیں سکتا۔ دارم شمروز کی آنکھوں میں ستائش ہی ستائش تھی۔ وہ سبھی لوگ ہاتھوں میں کافی کا کپ لیے ڈرائنگ روم میں آ بیٹھے تھے۔ خوبیوں اور خامیوں کا اندازہ دو چار ملاقاتوں میں کہاں ہوتا ہے، اس کے لیے تھوڑا نزدیک آنا پڑتا ہے۔ وہ عام سے سادہ لہجے میں کہتی، اس کے برابر میں بچھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اب میں آپ کی بہت سی خوبیوں سے واقف ہو گیا ہوں، تو کیا میں اب آپ کے نزدیک آ گیا ہوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرایا تھا۔ اب وہ ان سب لوگوں سے انگلش میں ہی گفتگو کر رہا تھا۔ غالباً اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ لوگ ملیالم زبان سمجھ تو سکتے ہیں لیکن بولنے سے قاصر ہیں۔ اس کی سیاہ جھالروں والی لمبی لمبی آنکھوں میں حیرانیاں سمٹ گئی۔ کیا مزید نزدیکی کی توقع کی جا سکتی ہے؟ دھیما اور شوخ لہجہ میں پوچھ رہا تھا۔ زمر کے چہرے کے گلابی پن میں ایک دم اضافہ ہوا تھا۔ گداز لب کسی کلی کی طرح کھلے تھے اور پھر بند ہو گئے تھے۔ اس نے گھبرا کر سحر اپیا اور مبشر بھائی کی طرف دیکھا۔ اپیا کسی فون کو اٹینڈ کرنے میں لگی تھی اور مبشر بھائی اپنے لیے مزید میٹھا نکالنے گئے تھے۔ میں اپنے والدین کو کل ہی بھیج رہا ہوں۔ آپ کے متعلق اتنا تو معلوم ہو گیا ہے کہ آپ کہیں انگیج نہیں ہیں، باقی آگے میری قسمت ہے۔ وہ بہت سنجیدہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ فیصلہ لمحہ بھر میں ہو گیا تھا۔ نہ جانے کب دل نے چپکے سے کہہ دیا تھا کہ بس یہی تھم جانا ہے، یہی حاصل حیات ہے۔ ادھر وہ گھبرائی سی، نروس سی تھی، چہرے پر ایک کے بعد ایک نہ جانے کون کون سے رنگ بکھرتے رہے تھے۔ چاند اترا کہ اتر آئے ستارے دل میں، خواب میں ہونٹوں پہ جو آیا تیرا نام آہستہ۔ تقریباً چوتھی بیل پر اس نے کسل مندی سے ریسیور اٹھایا تھا۔ مندی مندی آنکھوں سے ٹیلی فون کے اوپر لگے چھوٹے سے اسکرین کی طرف دیکھا تھا۔ اسکرین پر رات کے 12 بجے لکھے آ رہے تھے۔ بڑی مشکل سے اب جا کر بستر پر لیٹنا نصیب ہوا تھا۔ دارم شمروز کے والدین ابھی کچھ دیر پہلے ہی واپس گئے تھے۔ بڑے زور و شور اور محبت بھرے انداز میں تقریباً 1 مہینے پہلے انہوں نے رشتہ دیا تھا۔ نہ جانے کتنے چکر اس کے گھر کے لگا ڈالے تھے، ہر بار جواب لینے کا پرزور اصرار۔ مبشر بھائی اور سحر اپیا نے بھی ان لوگوں کے متعلق خاصی انکوائری کرائی تھی۔ پنجابی انداز میں اردو بولتا یہ خاندان کوچین میں عرصے سے سیٹ تھا۔ اولڈ فورٹ کوچین میں ان کا ویلا نما بڑا سا گھر تھا۔ دارم سمیت یہ لوگ 3 بھائی تھے اور سب سے چھوٹی ایک بہن الینا تھی۔ زمر ان سب سے نہیں مل پائی تھی۔ شمروز صاحب کے علاوہ سی فوڈ بزنس کے باگدوڑ ہاشم کے سپرد تھی۔ ان دنوں وہ کسی باہر ملک کے دورے پر تھی اور تیسرے بھائی راہیم کے امتحانات شروع ہونے والے تھے، وہ اسٹڈی میں مصروف تھے۔ سحر اپیا جس وقت ان لوگوں سے ملنے گھر گئی تھی تب بھی وہ لوگ گھر نہیں آئے تھے، غالباً کالج گئے ہوئے تھے۔ بہرحال سحر اپیا اور مبشر بھائی لڑکے کی خاندانی شرافت سے، والدین کے اخلاق سے، ان کے رہن سہن سے خاصے متاثر ہوئے تھے۔ نتیجتاً آج انہیں رضامندی کی نوید دے دی گئی تھی۔ ڈھیروں پھول اور مٹھائیوں کے ساتھ یہ رشتہ اپنے انجام کو پہنچا تھا۔ اس وقت کون ڈسٹرب کر رہا ہے، دل میں سوچتے ہوئے اس نے ریسیور اٹھایا تھا۔ ہیلو، نیند کا خمار اس کی آواز میں ڈول رہا تھا۔ سوری، کہیں آپ سونے کے لیے لیٹ تو نہیں گئی؟ ممی ڈیڈی ابھی پہنچے ہیں اور انہوں نے جیسے ہی خوشخبری سنائی میں نے فوراً ہی آپ کو فون ملایا ہے۔ اپنے مخصوص ملیالم لہجے میں بولتا وہ دارم شمروز تھا۔ اس کی نیند دماغ میں چکراتی آنکھوں کے رستے باہر نکل گئی۔
कहाँ का सोना, कैसा आराम, वो रिश्ता देने के बाद आज पहली बार मुखातिब हुआ था। यकीनन आपको ऐसा करना था, वरना मैं शिकायत करती। पिछले 1 महीने से आप कंपनी में नज़र भी आते थे तो अजनबी बनकर गुज़र जाते थे। आपका ये अंदाज़ तकलीफ़देह होता था। सिर्फ़ लम्हा भर के लिए ज़ुमर ने तवक्कुफ़ किया था, फिर बड़े इस्तेहकाक भरे लहज़े में जवाब दिया था। पहली बार उसने गुफ्तगू में मलयालम ज़बान का इस्तेमाल किया था। तुम्हें मलयालम ज़बान बोलनी आती है? दूसरी तरफ खुशी आमेज़ इस्तेजाब था। बहुत अच्छी नहीं आती, लेकिन जब अंदाज़ा हुआ कि कोई मुसलसल इस ज़बान को बोलना पसंद करता है तो बाकायदा इस तरफ गौर करना पड़ा। वो मुस्कुराती रिसीवर हाथ में लेकर बिस्तर पर दराज़ हो गई थी। ये हकीकत थी कि वो पिछले 1 महीने से हर शख्स से इस ज़बान में गुफ्तगू कर रही थी और अपने अंदर मौजूद इस ज़बान की ख़ामियाँ तलाश करके दूर कर रही थी। मेरी पैदाइश यहीं कोचीन में हुई है और मेरी गवर्नेंस खालिस मलयालम लेडी थी। यूँ पंजाबी के मुकाबले में मुझे तो अपनी मादरी ज़बान मलयालम ही लगती है। वैसे थैंक यू सो मच इस अपनाइयत का। क्या हम कल मिल सकते हैं? उसका लहजा खुशी का बेपनाह इज़हार ज़ोर-ओ-शोर से कर रहा था। हर्फ-हर्फ शफ़ाफ़ और महकता हुआ सा था। कल सुबह आप मुझे पिक करते हुए कंपनी तक चलिए। इस रिश्ते का ऐलान फिर हमें खुद से नहीं करना पड़ेगा। हाँ, एक पार्टी का एहतमाम ऑफ़िस वालों के लिए ज़रूर करना होगा। वो शरारती लहजे में कहती हँस दी। मोहब्बत में वो ऐसी ही शिद्दत पसंद थी। या तो किसी को अपना समझो मत, 1000 गज़ का फ़ासला दरमियान में बनाए रखो और जब एक बार किसी को अपना मान लो तो इस रिश्ते को पूरी दयानतदारी और ईमानदारी से निभाओ। दूसरी तरफ एकदम खामोशी सी छा गई। मगर मैं इसे मुनासिब नहीं समझता। सिर्फ 1 महीने बाद शादी की डेट तय की गई थी। मेरे ख्याल में ये दरमियानी वक्त खामोशी के साथ किसी को इत्तला दिए बगैर यूं ही गुजार दिया जाए तो बेहतर है। मम्मी डैडी भी इस रिश्ते को फिलहाल मख्फी रखने के हक में है। हम लोगों के 100 दोस्त हैं तो 100 दुश्मन भी हैं। मैं नहीं चाहता कि कहीं कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। ओके, जो आप मुनासिब समझें। उसके हंसते लब एकदम खामोश हुए थे, मगर उसने बहस से गुरेज किया था। कंपनी के अंदर हमारी मुलाकात बेशक अजनबियत लिए होगी, मगर हम कल शाम को बाहर ज़रूर मिलेंगे। फिर मुलाकात का प्रोग्राम वीकेंड पर रखिए। शाम वापसी पर मेरी हालत खासी खस्ता हो जाती है। वो भी फैसला करने में देर नहीं लगाती थी। नहीं, मिलेंगे तो कल ही। तुम कल घर आकर नहाकर फ्रेश हो जाना, मैं पिक कर लूँगा। उसके लहजे में एक अजीब-सी बेकरारी पोशीदा थी, जिसने ज़ुमर औसाफ को एकदम मगरूर सा कर दिया था। अगले दिन वो उसे लेने शाम 7 बजे ही पहुँच गया। सिल्वर कलर की नेट की साड़ी बाँधे वो खुद भी उसकी मुंतज़िर थी। रोज़ाना पहनने वाली पैंट शर्ट और स्कर्ट शर्ट से उसने परहेज़ ही किया था। हल्के-हल्के मेकअप ने उसके चेहरे को मज़ीद तरोताज़ा और शादाब कर दिया था। बड़ी चाहत और तकरीम के साथ आरिफ ने चॉकलेट ब्राउन कलर की शेव्रले कार का दरवाज़ा खोला था और उसके बराबर वाली फ्रंट सीट पर जब वो आ बैठी तो वो बाकायदा उसका मशकूर नज़र आया। आपकी इस कद्र इज़्ज़त अफ़ज़ाई का शुक्रिया कि आप मेरे साथ चली आईं। इस तरह से ड्रेस अप होने के लिए भी शुक्रगुज़ार हूँ। बस ये लिपस्टिक रिमूव कर दें, ये मुझे बेचैन-सा कर रही है। वो मुस्कुराते हुए कार स्टार्ट कर रहा था। ज़ुमर ने कदरे हैरान होकर उसे देखा था, फिर एक लफ्ज़ कहे बगैर पर्स से टिश्यू पेपर निकाला था और लब साफ कर लिए थे। पूछोगी नहीं कि लिपस्टिक का इतना खूबसूरत शेड जो तुमने लगा रखा था, आखिर मुझे पसंद क्यों नहीं आया? वो उसकी इस कद्र कहना मानने की अदा पर निसार ही हो गया। आप ज़रूरत महसूस करेंगे तो खुद ही बता देंगे। वो लबों को सही अंदाज से साफ करके नेचुरल शेड की लिपस्टिक लगा रही थी। लबों की शेप और वो कातिल लकीर फिर से वाज़ेह हो गई थी। फिलहाल तो नहीं बता सकता, तुम्हारे नाराज़ होने का खतरा है, लेकिन प्रॉमिस बाद में बता दूँगा। वो कार को एक साइड पर अचानक रोककर मोगरे के फूल खरीदने लगा। फूलों को बालों में लगाना पसंद है या नहीं? वो उन्हें उसकी तरफ बढ़ा रहा था। इससे पहले तो कभी नहीं लगाए, लेकिन अगर आपको पसंद है तो लगा लूँगी। वो बालों को जूड़े की शक्ल में लपेटते हुए उनके इर्द-गिर्द सफ़ेद मोगरे के फूल लगा रही थी। सिल्वर कलर की साड़ी पर उसका चांदी जैसा दूधिया चेहरा और सफ़ेद महकते हुए फूल, वो चाँद से उतरी कोई परी ही लग रही थी। मम्मी-डैडी ने तो रिश्ता तय करने के बाद तुम्हें अंगूठी पहनाने की तरफ ध्यान नहीं दिया, मगर मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे नाम की अंगूठी तुम्हारी उँगली में चमकती नज़र आए। इसलिए फिलहाल हम ज्वेलर शॉप पर चल रहे हैं। दारिम ने उसकी मोहनी सूरत को दिल में बसाए हुए कार की स्पीड बढ़ा दी। आसमान पर रोशन खुशी की किरणें बिखेरता चांद मुस्कुरा रहा था। स्याह रात बड़ी मीठी मुस्कान लबों पर सजाए उसे देख-देख कर खुश हो रही थी। चौड़ी और साफ-सुथरी एमजी रोड दूर-दूर तक नजरों के सामने फैला था। सड़क के दोनों तरफ सजी बुलंदोबाला इमारतें उसे मुबारकबाद देती महसूस हो रही थी। मशहूर ज्वेलर आलूकास के सामने कार रुक गई। ये हमारे खानदानी ज्वेलर हैं। पिछले दिनों हाशिम एक्का की शादी के सिलसिले में यहाँ से बहुत खरीदारी हुई। मैडम को कुछ डायमंड रिंग दिखानी है। वो शॉप के मालिक से उसकी मुलाकात कराते हुए कह रहा था, मगर उसने ज़ुमर का तारुफ कराने से परहेज किया था। उसके बावजूद उसके साथ बड़ा खास सलूक किया जाने लगा। एक अलग से कोने में उसे बैठाकर बेशुमार अंगूठियां उसे दिखाई गई।
चमकते हुए आंखों को खीरा करते हीरे बड़े नफीस अंदाज में अंगूठियों में जुड़े थे। उसने एक नाजुक सी अंगूठी पसंद कर ली और जब दारिम ने 10 लाख का चेक काट कर उसकी अदायगी की तो वो उछल ही पड़ी। इतनी कीमती, मैं तो खौफ के मारे इसे पहन ही नहीं पाऊंगी। पागल हो, इसे हर वक्त तुम्हारी उंगली में नजर आना है, कम अज कम शादी के पहले के इस महीने में तो हरदम। वो मुस्कुराता उसे लेकर वापस कार की जानिब बढ़ गया था। शादी के बाद चाहे मैरिज रिंग पहन कर इसे उतार देना। वो हंसता हुआ उसके लिए फ्रंट डोर खोल रहा था। अब कहाँ का इरादा है? वो मुस्कुराती उसके बराबर वाली नशिस्त पर बैठ गई। होटल ट्राई डिसेंट का डिनर नहीं करोगी? वहीं की फैमिली केबिन में ये अंगूठी तुम्हारी उंगली की जीनत बनती अच्छी लगेगी। क्या ये मुमकिन नहीं कि मैं ये अंगूठी मम्मी डैडी की मौजूदगी में पहनूं? असल में मेरे पेरेंट्स तो जिंदा नहीं, हालांकि अपिया और मुबशिर भाई ने वालिदैन की कमी पूरा करने की पूरी कोशिश की है, मगर फिर भी एक खिलासा है। मैं हर रस्म के मौके पर इन लोगों को अपने सामने देखना चाहूंगी। वो बहुत मुलायमत से कह रही थी, लेकिन लहजे में मजबूती और अपनी बात मनवाने की ताकत थी। तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मुझे बाकायदा कोई तकरीब मुनाकिद करानी पड़ेगी, और मुझमें सब्र जरा भी नहीं। आज ही इस रिंग को तुम्हारी उंगली में आ जाना है। वो शरारती नजरों से उसे देखता कार ड्राइव कर रहा था। होटल में वीकेंड ना होने के बायस रश बिल्कुल ना था। वो जुमर को लिए सीधा फैमिली हॉल में आया था और मोबाइल निकाल कर न जाने किससे राब्ता कायम करने लगा था। वो वॉशरूम से वापस आई तो वो मुस्कुराता हुआ मोबाइल ऑफ कर रहा था। लो, तुम्हारा मसला तो हल हो गया। मॉम डैड यहीं पर आ रहे हैं। फिर डिनर का ऑर्डर अभी ना करें, हम उनके साथ ही खाना खाएंगे। वो एकदम बहुत खुश हो गई। वो इस वक्त किसी पार्टी में मौजूद है, इसलिए डिनर तो हमारे साथ कर ही नहीं सकते। मेरा ख्याल है कि हम खाना मंगा लेते हैं। जब तक उसे खत्म करेंगे तब तक वो लोग आ जाएंगे। वो जवाब तलब नजरों से उसे देखते हुए वेटर को बुलाने लगा। फिर डिनर से फारिग होकर वो कॉफी पी रहे थे कि मॉम डैड चले आए। डैड ने उसके सर पर बहुत शफकत से हाथ फेरा था, जबकि मॉम ने गले लगाकर किस किया था। आपकी बहू को मुझ पर एतमाद नहीं है, इसलिए आपकी गैर मौजूदगी में अंगूठी पहनने के लिए राजी नहीं। वो शरारत से हंस रहा था। गुफ्तगू करते हुए वो उनसे भी मलयालम जबान का ही इस्तेमाल कर रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, बस हमारी बेटी हमें तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रही है। मम्मी ने हंसते हुए एक बार फिर उसे गले से लगाया था। फिर दोनों के हल्के फुल्के मजाक के दरमियान उसने जुमर को अंगूठी पहनाई थी। वो दोनों चाहते हुए भी ज्यादा देर रुक नहीं पाए थे, क्योंकि पार्टी के दरमियान से उठकर आए थे, और वो भी मेजबानों की इजाजत के बगैर। दोनों इसलिए जल्दी ही जाने के लिए उठ खड़े हुए। जुमर उन्हें छोड़ने होटल के दरवाजे तक गई। बार बार उसकी नजरें अपने हाथ पर जा रही थी, जहां जगमगाती शुआएं बिखेरती अंगूठी उसके हाथ के हुस्न में हजार गुना इजाफा कर रही थी। नया रिश्ता अपने होने का एहसास अब ज्यादा शिद्दत से दिला रहा था। किसी की चाहत डोरी बनकर उसके अतराफ बन सी रही थी। ये कैसा रब्त हुआ दिल को तेरी जात के साथ, तेरा ख्याल अब आता है बात बात के साथ। अरमान दिल से उभर कर लबों तक आते ही नहीं थे कि पूरे हो जाते थे। वो तो गोया ख्वाबों की दुनिया में थी, और ख्वाब भी ऐसे जो अपनी पसंद से जागती आंखों से देखे जाएं। पिछला हफ्ता एक सरशारी नशे की कैफियत में गुजरा था। ऑफिस में तो दारी मोबाइल पर ही उससे राब्ता रखता था, लेकिन जुमर के घर पहुंचने के बाद वो वहीं आन मौजूद होता था। सहर अपिया रोजाना ही शाम की चाय पर खास इंतजाम करती थी। उसके बाद दोनों शादी की खरीदारी के लिए निकल जाते। वो शादी के तमाम मलबूसात और जेवरात उसकी पसंद के मुताबिक खरीद रहा था, एक एक चीज बेहद कीमती और आला तरीन। जुमर का वीकेंड अपिया ने अपने लिए मखसूस कर लिया था। दोनों कोचीन की मार्केट छानती मारी मारी फिरती। ऐसे में एक चीज की कमी जुमर को बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही थी। दारिम के घर वालों में से वो सिर्फ उसके मम्मी डैडी से मिल पाई थी। हाशिम, इक्का, राहिम और अलीना, कोई भी तो उससे मिलने के लिए नहीं आया था। उस दिन जब वो बेशुमार साड़ियां अपने सामने फैलाए उनमें से मुख्तलिफ साड़ियां मुंतखब कर रही थी, तो अलीना का फोन दारिम के लिए आया था, और जब दारिम ने जुमर की मौजूदगी की इत्तला दिए बगैर, उससे राब्ता कराए बगैर ही फोन ऑफ कर दिया, तो ये शिकवा फौरन ही जुमर की जुबान पर आ गया। मैंने गालिबन बताया था कि वो दोनों इम्तिहानों में मसरूफ हैं और हाशिम एका अपनी बीवी के साथ मुल्क से बाहर गए हैं। वो सारा सामान समेट कर शॉप से बाहर निकलने लगा। क्या इतने ही मसरूफ हैं कि मुझसे फोन पर भी बात नहीं कर सकते? वो सामान पिछली सीट पर रखकर खामोशी से उसके नजदीक आ बैठी। आपको शायद अंदाजा भी ना हो कि हमारे अतराफ बहुत से रिश्ता ना हो तो इंसान किस तरह उनकी कमी महसूस करता है, तरस कर रह जाता है। मुझे इन सब की मोहब्बतों को, खुलूस को, अपनायत को महसूस करना है, मगर यहाँ तो अभी तक हम तारुफ से ही महरूम हैं। वो जज्बाती सी हो रही थी। अरे, सारी जिंदगी उन्हीं के साथ रहना, ये थोड़ा सा वक्त तो सिर्फ मेरे साथ गुजार लो। वो शरारती लहजे में कह रहा था, मगर वो मुस्कुरा भी न सकी। न जाने क्यों उसे महसूस हुआ जैसे वो इन सब से उसे मिलाना ही ना चाहता हो। बहुत संजीदगी से उसे देखते हुए वो एकदम फिक्रमंद सी नजर आने लगी। क्या हुआ? ये चेहरे पर जल्दी सारी ट्यूबलाइट्स अचानक बुझ क्यों गई? वो कार को स्टार्ट जरूर कर रहा था, मगर उसके दिल की तमाम कैफियत से बाखबर था। देखो, मुझे सबसे मिलने की ख्वाहिश है। वो एकदम जोश में आ गई। फिलहाल अलीना और राहिम से ही मिलवा दो।
ओके, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फिलहाल मुलाकात तो मुमकिन नहीं। इम्तिहान का शेड्यूल बहुत सख्त है, चलो फोन पर राब्ता करा देता हूँ। हाँ, ये भी ठीक रहेगा। वो इतने में ही खुश हो गई, मजीद उसके चेहरे को देखने की जरूरत ही महसूस नहीं की। ये गौर ही नहीं किया कि वो कुछ परेशान सा हो गया था। कुछ गहरी सोच ने उसकी पेशानी पर दो एक शिकनों का इजाफा भी किया था। प्लीज यहाँ कार रोके, मुझे नारियल का पानी पीना है। वो चाला स्टॉल को देखकर बेसाख्ता ही कह उठी थी। फिर नारियल में लगे पाइप से पानी पीते हुए और बाद में चमचे की मदद से खुरच खुरच कर नारियल की मलाई खाते हुए वो मुसलसल उससे गुफ्तगू करती रही। सहर अपिया के किस्से थे, मुबश्शिर भाई की बातें थी, दोस्तों का जिक्र था। इस सब के दौरान वो ये महसूस ही न कर सकी थी कि वो उसकी बातों में दिलचस्पी नहीं ले रहा, किसी गहरी सोच में गुम है। अगले दिन शाम को उन दोनों के फोन उसके पास आ गए। दोनों बच्चों की तरह अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे, फौरन मिलने की ख्वाहिशमंद थे, मगर इम्तिहानात की वजह से मजबूर थे। जुमर मुतरन्नुम हंसी के साथ उनसे बातें करती रही, फिर पढ़ने की ताकीद के साथ फोन रख दिया था। दिल में खुशी तरंगों की मानिंद उभर रही थी। इतने सारे उसके अपने रिश्ते और वो भी इतनी मोहब्बत करने वाले। वो बेहद खुश खुश सहर अपिया से कितनी ही देर इन सब की बातें करती रही। कंपनी की जानिब से सालाना टूर का प्रोग्राम बना था। तकरीबन कंपनी के बहुत से लोग इस पिकनिक पर जा रहे थे। लक्षद्वीप के जजीरे उनकी मंजिल थे और सफर था पानी के जहाज का। वो खासी एक्साइटेड थी, इससे पहले कभी समुंदरी सफर नहीं किया था और फिर साथ में भी जा रहा था दारिम शमरोज। ये एक ख्याल दिल को बार बार मदहोश सा कर देता था। उसने काफी रात गए तक अपनी पैकिंग मुकम्मल की थी। अभी जाने में 2 दिन बाकी थे, मगर वो निहायत जोशो खरोश से अपनी तैयारी में मसरूफ थी। फिर इशा की नमाज से फारिग होकर जैसे ही बिस्तर पर आई, फोन की घंटी जोरों शोर से चिल्लाने लगी। यकीनन दारिम होंगे, क्या अब शब बखैर कहने के लिए भी फोन करने लगे हैं? उसके लबों पर बड़ी तिलफरेब और जानदार मुस्कुराहट उभरी थी। क्या मैं जुमर औसाफ से बात कर सकती हूँ? दूसरी तरफ कोई लड़की धीमे लहजे में उर्दू में मुखातिब थी। मैं ही जुमर हूँ, कहते हुए उसे खासी हैरत हुई, क्योंकि कोचीन में उर्दू बोलने वालों की तादाद ना के बराबर थी। दारिम की मम्मी डैडी भी पंजाबी अंदाज में उर्दू बोल रहे थे। इतना साफ सुथरा लहजा वो काफी दिनों बाद सुन रही थी। मैं अपना नाम नहीं बताऊंगी, आप मुझे अपनी खैर ख्वाह समझ सकती हैं। मुझे मालूम हुआ है कि आप भी दारिम शमरोज के अफेयर के दायरे में आ गई हैं और इस हद तक आ गई हैं कि उससे शादी करने वाली हैं। मैं अपनी खैरख्वाह से ये नहीं पूछूंगी कि ये इतनी निजी खबर कहाँ से मिली, मगर ये जरूर पूछूंगी कि इस भी से क्या मुराद है। जुमर को हैरत का झटका सा लगा था, मगर जरा देर बाद जब वो उसके असर से निकली तो पहला सवाल यही किया। काफी समझदार हो, फिर भी दारिम शमरोज के जाल में फंस गई। हाँ, शख्सियत भी तो हो छुड़ाने वाली है उसकी। भी से मतलब है कि मैं भी उसका शिकार रह चुकी हूँ। उसका पसंदीदा काम है खूबसूरत लड़कियों को अपनी वजाहत और दिलकश बातों के जादू में गिरफ्तार करना, शिकंजा तंग करना और फिर उसे आजाद करके तड़पने का तमाशा देखना। मुझ में और तुम में सिर्फ इतना फर्क है कि मैं उसके फिराक में दीवानी बनी सहरा सहरा भटक रही हूँ और तुम अभी इस कैफियत तक नहीं पहुंची हो। वो शिकंजा सख्त कर रहा है तुम्हारे अतराफ। सुनो, उसकी आवाज धीमी हो गई। निकल जाओ उसकी कैद से, इससे पहले कि वो अपनी मोहब्बत तुम्हारे रोए रोए में बसा दे। चली जाओ उससे दूर, समझ लो मेरी बात, मत नजदीक आओ इस साहिर के। उसकी आवाज मजीद धीमी हो गई, इतनी कि जुमर को अपनी पूरी समाअतों को उस सिमत लगा देना पड़ा। पछताओगी, बहुत पछताओगी। वो किसी का नहीं हो सकता, वो किसी का है ही नहीं। तुम शादी करने की गलती ना करना, दूर रहो उससे। वो भंवरा सिफत है, बर्बाद हो जाओगी, मेरी तरह तड़पोगी, समझ लो मेरी बात। फिर शायद वो बोलते बोलते हाँफ गई और बेसाख्ता रोने लगी। न जाने कितनी देर रोते रहने के बाद उसने फोन बंद कर दिया। जुमर के मुसामों से पसीना उबल सा पड़ा। खौफ की कैफियत पूरे जिस्म में सनसनाहट बनकर दौड़ रही थी। जिस्म के रोए रोए में चींटियां घुस आई थी। काफी देर में जाकर उसका दिल सही रफ्तार पर आया था और उसने क्रैडल पर रिसीवर रखा था। वो पैसेज में निकल आई और पूरी बोतल ठंडे पानी की पी लेने के बाद दिलो दिमाग को काबू में कर पाई। कौन थी वो? क्या वो जो कुछ कह रही थी सच था? अब उसे क्या करना चाहिए? वो मेरा हो ना सका, ये तो एक हकीकत है। वो अब भी मेरा है, या रब मुझे गुमान तो दे। क्या दारिम शमरोज उससे मोहब्बत नहीं करता, महज खेल रहा है, वक्त गुजारी कर रहा है? फिर शादी की ख्वाहिश, ये मंगनी, अंगूठी पहनाना सब क्या है? हो सकता है ये अंदाज भी उसे रिझाने और बहलाने के लिए हो। कौन जाने शादी करेगा भी या नहीं। एक बार फिर दिल सहम कर बैठ गया और दिमाग ने भी हाथ पैर डाल दिए। अगले दिन किस मुशक्कत और ज़हनी मेहनत से उसने अपने दिलो जिस्म को कंपनी जाने के लिए तैयार किया था, ये वही जानती थी। पहुंचते ही मार्था ने खुशखबरी सुनाई थी कि उन्हें लक्षद्वीप जजीरों में दाखिल होने का इजाजतनामा मिल चुका है और कंपनी के जीएम के जानिब से स्पोर्ट ट्रैवल कंपनी को वहां जाने वालों के नाम भी दिए जा चुके हैं। कल सुबह 10 बजे हर किसी को कोचीन सी पोर्ट पर मिनी कोई जहाज में मौजूद होना है, मगर
اس کا افسردگی کے بادلوں میں گھرا دل کوئی مسرت کی کرنیں اپنے اندر ابھرتی محسوس نہ کر سکا۔ پکنک وغیرہ سب بے مصرف وقت کا ضیاع محسوس ہونے لگی۔ شاید وہ پھر فیصلہ کر ہی لیتی اس پکنک پر نہ جانے کا۔ تبھی اس کا فون آیا تھا۔ ہو گئی سب تیاریاں؟ دھیما لہجہ دل میں اترنے والا تھا۔ ہاں تقریباً، کافی دیر بعد اس کی آواز نکلی تھی۔ میں نے سوچا کہ تمہیں اس جزائر کے بارے میں کچھ بتا دوں تاکہ تمہیں سامان پیکنگ کرنے میں آسانی رہے۔ غالباً اس طرف تم پہلی بار جا رہی ہو۔ اس کا مخصوص اپنائیت بھرا انداز، اس کا دل یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں پھر سے گر گیا۔ ویسے تو تعداد میں یہ جزیرے تقریباً 36 ہیں، مگر مشہور 10-11 ہی ہیں۔ ان میں سے کئی جزائر میں گھوم بھی چکا ہوں۔ اس بار ہم لکشدیپ کے سب سے دور دراز جزیرے منی کوئے پر جا رہے ہیں۔ یہ رسومات، زبان اور کلچر کے لحاظ سے باقی جزیروں سے بالکل مختلف جزیرہ ہے۔ بہت تعریف سنی ہے میں نے اس کی، اب دیکھنے پر اندازہ ہوگا۔ پھر بہت دیر تک سوچتے رہنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اسے اس پکنک پر دارم کے ہمراہ جانا چاہیے۔ کوئی کسی پر اگر اتنا خطرناک الزام لگائے تو دوسری کو صفائی کا موقع تو کم از کم ضرور ہی ملنا چاہیے، اور یہ موقع وہ 5 راتوں اور 6 دن کے اس ٹرپ میں بڑے سکون و اطمینان کے ساتھ اسے دے سکتی تھی۔ یا تو مطمئن ہو جاتی یا پھر ہمیشہ کے لیے اسے جدائی اپنے نام لکھوا لیتی۔ پانی کا جہاز جو ٹورسٹ کروز کہلا رہا تھا کافی بڑا تھا۔ 500 سے لے کر 700 تک لوگ اس میں سما سکتے تھے۔ دونوں جی ایم اور ڈی جی ایم دو دو برتھ والے فرسٹ کلاس کیبن میں شفٹ ہو گئے تھے، جبکہ 20-20 کے گروپ پر مشتمل انجینئروں اور ورکرز نے سیکنڈ کلاس کے 4 برتھ والے کیبنوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس نے مارتھا، عبیدہ اور وسیمہ کے ساتھ پورے کروز کا ایک چکر لگایا۔ جہاز کا عرصہ، ڈائننگ ہال، اوپری ڈیک والا حصہ، تھیٹر اور قطار میں سجے رہائشی کیبن۔ کروز کے کیپٹن کی طرف سے وقفے وقفے سے اعلانات ہو رہے تھے۔ کروز کے چلنے کے ساتھ جھٹکا لگ کر ارتعاش کی سی کیفیت پیدا ہوئی تھی۔ اینکرز، سمندر کی گہرائی میں پھیلی سی موٹی لوہے کی زنجیریں جو جہاز کی رفتار کو قابو میں رکھتی ہیں، مشینوں کے ذریعے سمیٹ لیے گئے تھے۔ دیکھتے دیکھتے زمین دور ہونے لگی۔ اب چاروں طرف صرف نیلا بے قرار سمندر تھا۔ وہ کتنی ہی دیر ریلنگ تھامے کھڑی رہی۔ ہم بحر عرب میں سفر شروع کر چکے ہیں۔ مالابار کے ساحل سے اس جزیرے کی دوری اندازاً 400 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ لکشدیپ کا دوسرا بڑا جزیرہ ہے مینیکوئے۔ اس جزیرے کے تحت صرف ایک غیر آباد جزیرہ آتا ہے جس کا نام ورنگلی ہے، جو اس کے جنوب میں واقع ہے۔ ہمارا یہ سفر تقریباً 20 گھنٹے میں طے ہوگا۔ ہم آپ کے شاندار سفر کی دعا کرتے ہیں۔ کیپٹن کی واضح آواز انگلش اور ملیالم زبان میں پورے کروز میں گونج رہی تھی۔ وہ اکتا کر واپس کیبن میں چلی آئی۔ ڈنر کے وقت وہ ڈائننگ ہال میں نظر آیا تھا، بلو جینس پر اسکائی بلو شرٹ پہنے ہوئے، بالکل فارمل انداز میں آستینیں اوپر چڑھائے ہوئے، سبھی انجینئرز کے درمیان بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ ٹرے میں رکھی 2 پلیٹوں میں کھانا نکالتے ہوئے زمر کی نظر یوں ہی اس پر پڑی اور پھر وہیں رک گئی۔ اس عام سے انداز میں بھی وہ کس قدر ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ کیا واقعی یہ زبردست سی شخصیت کا مالک صرف اس کا ہی نہیں بے شمار لڑکیوں کی دل کی دھڑکن بنا ہوا ہے؟ جھلملاتی آنکھوں سے اسے کتنی ہی دیر دیکھتے رہنے کے بعد اس نے دارم کی جانب سے پشت کر لی اور آنسو ٹشو پیپر میں جذب کرتے ہوئے پلیٹ میں سلاد ڈالنے لگی۔ تھوڑے سے چاول مزید نکالنے کے بعد جیسی ہی پلٹی اس سے ٹکرا گئی، اس کے اندر سے اٹھتی سحر انگیز مخصوص خوشبو اس کی جانب دیکھنے سے زمر نے مکمل احتراز کیا تھا، ورنہ وہ تو آنکھوں کے رستے دل و دماغ میں گھس جانے والوں میں سے تھا۔ نہ جانے کیا کچھ قیاس آرائیاں کر لیتا۔ ایکسکیوز می، وہ شرارتی لہجے میں آواز دبا کر کہہ رہا تھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہی تھی؟ نظر لگانے کا ارادہ تھا کیا؟ وہ جواب دیے بغیر پلیٹ تھامے تیزی سے نکلی تھی اور ایک الگ تھلگ کونے میں جا بیٹھی تھی۔ فی الحال وہ دارم سے کسی بھی موضوع پر گفتگو کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ ڈنر کے بعد کروز کے تھیٹر میں کوئی فلم دکھائی جا رہی تھی۔ اس نے بھی سب کے ساتھ تھوڑی سی فلم دیکھی اور پورے چاند کا نظارہ سمندر سے کرنے کے خیال سے وہ کروز کے سب سے اوپری حصے پر سیڑھیوں سے گزرتی پہنچ گئی۔ نیلے آسمان پر رات کی سیاہی پھیل چکی تھی۔ چاند اس سیاہ لباس والی رات حسینہ کی پیشانی پر دمکتا ہوا بندیا جیسا لگ رہا تھا۔ سمندر پرسکون اور خاموش تھا اور اس خاموشی کو چیرتا ان کا کروز مسلسل اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ دوسروں کی طرح اس نے بھی کیمرہ نکال کر مختلف پوز میں تصاویر لینی شروع کی۔ تبھی کیمرے کی آنکھ میں دارم شمروز نظر آنے لگا۔ وہ لوہے کی سیڑھیاں چڑھتا اوپر آ رہا تھا۔ کلک! نہ جانے کیسے بٹن دب گیا اور اس کا عکس ہمیشہ کے لیے کیمرے میں مقید ہو گیا۔ کاش دل میں ایسی طاقت ہوتی کہ ایک زندہ سلامت پورے کے پورا شخص ہمیشہ کے لیے اپنے اندر چھپا لیتا، ایسے کہ پھر کوئی اسے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ نہ جانے کہاں سے یہ عجیب و غریب دعا اس کے دماغ میں آئی تھی۔ تم لوگوں کو اب آرام نہیں کرنا ہے کیا؟ ابھی ہم کروز میں ہی رہیں گے، کل شام تک پہنچے گا یہ منی کوئے جزیرے پر۔
कुछ तस्वीर तुलू और गुरूब होते सूरज के लिए भी बचा कर रखो। मुस्कुराते हुए अफसराना अंदाज में कहते हुए उसकी नजर जुमर पर ठहर गई। थोड़ी देर उसकी सिम देखते रहने के बाद वो उधर ही चला आया। आराम कर लो वरना तबीयत खराब हो जाने का अंदेशा है। ये तुम्हारा पहला समुद्री सफर है। नो सर, स्टाफ की 20 लड़के लड़कियों ने उसे घेर लिया। इनमें कम और दरमियानी उम्रों के शादीशुदा और गैर शादीशुदा सभी किस्म के लोग शामिल थे। जहाज की इतनी खूबसूरत रात फिर नहीं आएगी। पहली बार फैमिली की जिम्मेदारियों से बचकर अकेले एंजॉय करने का मौका मिला है। आप भी थोड़ा सा वक्त गुजारे ना हमारे साथ। ये हमारे दूसरे जीएम और डीजीएम तो निहायत बोर किस्म के इंसान हैं। आप इन सब में सबसे ज्यादा यंग और एडवेंचरस किस्म के हैं। हमारी कंपनी के सबसे ज्यादा स्मार्ट बैचलर हैं। सर प्लीज हमारे साथ एक दो फोटोग्राफ हो जाएं। वो सब उसे घेरे में लिए अलग अलग बोलियां बोल रहे थे। सॉरी, इस वक्त तो मुझे सख्त नींद आ रही है। तुम लोग भी अब वापस केबिन में चले जाओ। वो मुस्कुराता उनके दरमियान से निकला था और वापस चला गया था। अगला दिन भी हंगामों की नजर हुआ था। एक्टिविटी रूम में गेम खेलते हुए, क्रूज में मौजूद स्विमिंग पूल में नहाते हुए जिसमें खवातीन और मर्द हजरात के नहाने के अलग अलग औकात मुकर्रर थे। कॉफी रूम में कॉफी और स्नैक्स से लुत्फानंदोज होकर लतीफे सुनाते हुए हवाई जहाज के मुकाबले में क्रूज अपने अंदर ज्यादा दिलचस्पियां समेटे हुए था। वो भी वक्ती तौर पर बहल सी गई। दिल के अतराफ छाई उदासी की स्याह घटाएं कहीं कहीं से बरसकर चैन इत्मीनान के दाखिले का रास्ता बना गई थी, मगर दारिम पर जैसे ही उसकी नजर पड़ती थी वो रास्ता फिर से बंद होने लगता था और उसे अपना सांस रुक रुक कर चलता महसूस होने लगता था। शाम 7 बजे से कैप्टन की जानिब से ऐलान होना शुरू हो गया था कि सब लोग अपना सामान समेट कर दाखिली दरवाजे पर पहुंच जाएं। हड़बोंग की कैफियत में सबने अपना सामान हैंड बैग में भरा था। भारी वाला सामान तो जहाज के लगेज में पहले ही से जमा था। सिर्फ थोड़ा सा सामान उन्हें अपने साथ रखने की इजाजत थी। वो सब दाखिली दरवाजे के नजदीक पहुंचकर कैप्टन की तरफ से दिए गए दूसरे जरूरी ऐलानात सुनने लगे। ठीक रात के 8 बजे हम लक्षद्वीप के मशहूर जजीरे मिनीकोय पर पहुंच जाएंगे। मुसाफिरों को खबर दी जाती है कि वो लोग वहां जाने के बाद जजीरे में मौजूद कोरल को न उठाएं, जजीरे और समुंदर के अतराफ गंदगी ना फैलाएं। यहाँ खास तौर पर गैर मुल्कियों का दाखिला ममनू है। सिर्फ हिंदुस्तानी शहरी ही यहाँ दाखिल हो सकते हैं। हमें यकीन है कि आप लोगों का सफर खुशगवार गुजरा होगा। जहाज की रफ्तार देखते देखते हल्की होने लगी। गालिबन एंकर्स लंगर डाल दिए गए थे। फिर जोर के हॉर्न की आवाज हुई थी जो ऐलान था इस बात का कि जहाज अपनी मंजिल पर पहुंच चुका है। क्या लक्षद्वीप के जजीरों पर गैर मुल्कियों को जाने की इजाजत नहीं? वो बाहर निकलने वालों की कतार में लगते हुए आगे खड़ी उबैदा से पूछ रही थी। 36 जजीरों में से सिर्फ एक जजीरा बंगाराम ऐसा है जहां पर गैर मुल्कियों को जाने की इजाजत है। वहां पर एयरपोर्ट भी है। इस इलाके में सिर्फ टूरिज्म वालों की रिहाइश गाहें हैं, मकामी लोग वहां नहीं रहते। इसके अलावा कभी-कभी बाकायदा ऐलान करके किसी जजीरे को गैर मुल्कियों के लिए खोल दिया जाता है, लेकिन आम इजाजत नहीं है हमारी हुकूमत की तरफ से। उबैदा नीचे की सिमत झांकते हुए कह रही थी। जरा देखो तो जुमर, हमारा क्रूज किस प्लेटफॉर्म जैसी जगह से लगाकर रोका गया है। बेशुमार रस्सियां उससे बंधी लटक रही हैं। गालिबन जहाज को अब उनसे बांध कर रोका जाएगा। ये समुंदर का साहिल नहीं है। हम जजीरे के नजदीक भी नहीं पहुंचे हैं अभी। वाकई, जुमर ने भी नीचे झांक कर देखा। जजीरे का दूर दूर तक पता न था। चारों तरफ अभी भी समुंदर ही समुंदर था। देखते ही देखते उनके नीचे उतरने के लिए लकड़ी की सीढ़ी लगाई जाने लगी। संभल कर, नीचे उतरना काफी दुश्वार है और आप लोगों ने जूते भी हाई हील के पहन रखे हैं। दारिम अपना हैंडबैग उठाए उसके नजदीक आ खड़ा हुआ। फिर क्रूज से उतरना इतना दुश्वार गुजार साबित नहीं हुआ था जितना जजीरे की तरफ ले जाने वाली कश्ती में जाकर बैठना। तकरीबन 20 अफराद को अपने अंदर समेट लेने वाली सफेद रंग और लाल नीली पट्टी वाली लंबी सी कश्ती इस प्लेटफॉर्म से लगा दी गई। दोनों तरफ रस्सियां बांधकर एक रस्सियों की सीढ़ी बना दी गई थी। 10 मर्द हजरात बड़े मजे से कूद कूद कर उतर गए। इनमें दारिम शमरोज भी शामिल था। फिर 10 खवातीन को प्लेटफॉर्म के दूसरे तरफ पहुंचाकर रस्सियों की सीढ़ी से उतरने के लिए कहा गया। हमारे सूटकेस वगैरह कैसे जाएंगे? कई लड़कियों के उतरने के बाद उसने डरते डरते इस सीढ़ी पर कदम रखा। आपने सामान को क्रूज से उतरने के बाद शनाख्त कर लिया है? बस अब रिजॉर्ट वालों की जिम्मेदारी है वहां तक उसे पहुंचाने की। आप बेफिक्र होकर अपना हैंडबैग संभाल कर नीचे उतरें। जहाज के वर्कर्स ऊपर खड़े उसे समझा रहे थे। बड़ी दिक्कतों से झूल झूल कर नीचे उतरते हुए उसने सिक्योरिटी गार्ड को देखा।
وہ کشتی کے سرے پر کھڑا ہر لڑکی کو سہارا دے کر نیچے اترنے میں مدد دے رہا تھا، لیکن زمر کو اس کی مدد قبول نہیں تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ لڑکیاں سیڑھی سے نیچے اتر کر کشتی پر قدم رکھتے ہی کس حد تک اپنا توازن کھو رہی تھیں۔ تقریباً سارا وزن وہ اس سیکیورٹی گارڈ پر ڈالنے پر مجبور ہو جاتی تھیں۔ بے ساختہ اس کی نظروں نے دارم کو ڈھونڈا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے اس لڑکی کی باتیں بھی ذہن سے نکل گئی تھیں۔ وہ کشتی کے آخری سرے پر آرام سے بیٹھا نظر آیا۔ پریشان سی نظریں بس ایک لمحہ کے لیے اس کی نگاہوں سے ملی تھیں۔ دوسرے ہی لمحے وہ اطراف کے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر بے قرار سا اٹھ کھڑا ہوا۔ فکر مت کرو، تم آرام سے نیچے اتر آؤ، بلکہ ایسا کرو کہ پہلے اپنا ہینڈ بیگ مجھے دو۔ وہ کشتی کی حفاظت پر مامور سیکیورٹی گارڈ کو پیچھے ہٹاتے ہوئے خود اس کی جگہ پر آ کھڑا ہوا تھا۔ کشتی میں موجود ہر فرد کے چہرے پر حیرت ابھر آئی تھی۔ ادھر زمر کے چہرے پر موجود پریشانی اور فکر کے بادل ایک دم چھٹ سے گئے تھے۔ وہ اطمینان سے اس کا ہاتھ تھامے مضبوط شانوں پر سارا وزن ڈالتی نیچے اتری تھی اور درمیانی سیٹوں پر جا بیٹھی تھی۔ اس کی اتنی نزدیکی ویسے ہی دل میں حرش برپا کیے ہوئے تھی، اوپر سے سب کی معنی خیز مسکراہٹ۔ وہ جھیپی جھیپی سی بلش ہو رہے چہرے کے ساتھ پانی پر نظریں گاڑے بیٹھی تھی، جبکہ وہ مسکراتا ہوا بے فکر واپس اپنی سیٹ پر جا بیٹھا تھا۔ کشتی اب تیزی کے ساتھ جزیرے کی جانب روانہ ہو گئی تھی۔ سمندر کا یہ حصہ لگون کہلاتا ہے۔ لکشدیپ کے تمام جزیروں میں سب سے بڑا لگون منی کوئے کا ہی ہے۔ ساحل کے نزدیک ہونے کی وجہ سے اس حصے میں اتنے پتھر کیچڑ اور پہاڑیاں ہوتی ہیں کہ ہم جہاز کو جزیرے کے ساحل تک نہیں لا سکتے، مجبوراً دور ہی پلیٹ فارم بنا کر اسے روکنا پڑتا ہے، اور ہم سب کو کشتی کی مدد سے 15-20 منٹ میں کشتیوں کے اسٹینڈ تک جانا پڑتا ہے۔ سیکیورٹی گارڈ نہ جانے کس کے جواب میں اتنی لمبی چوڑی تفصیل سنا رہا تھا۔ وہ غائب دماغی سے بیٹھے ہوئے دارم کی جانب نہ جانے کیوں دیکھے گئی۔ اس کی قربت ابھی تک جسم میں سنسناہٹ بن کر دوڑ رہی تھی۔ اسے اپنی جانب دیکھتے پا کر وہ شرارت سے کھل کر مسکرایا تھا کہ اسے بوکھلا کر دوسری جانب رخ کر کے بیٹھنا پڑا۔